हेलो स्टूडेंट्स, उड़ान फ्री कोचिंग क्लासेस और विजनरी मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोनों क्लासेस कंबाइंड मिलकर आपके लिए फ्री में कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो बेसिक से रिलेटेड है उसके कुछ कोर्सेस लेके आए हैं, जिससे आपको 10th 11th 12th और सभी कंपटीशन एग्जाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं आगे। टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में है क्या। कोई भी इवेंट की बात करते हैं, जितनी भी इवेंट्स होते हैं, जितनी भी घटनाएं होती है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है, उसके होने के जो चांसेस है, वो प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे कि मैं सिंपल बात कि मैं आपको अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, ये इवेंट हो रहा है जो 100% कंटिन्यू में है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 100% है। तो यही हम बात करेंगे। अगर आप एग्जाम देते हो, उस एग्जाम में आपके पास होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, उसी पॉसिबिलिटी को हम क्या बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। किसी भी इवेंट की अगर बात करेंगे तो जैसे मैं नॉर्मल बात करूं, ये देखो, ये एग्जांपल भी लेंगे हम। जैसे मेरे पास ये कुछ पेन है, मेरे पास ये 3 पेन है। ये मेरे पास कौन सा पेन है, मार्कर पेन। ये कौन सा पेन है, ब्लू पेन। और ये भी कौन सा पेन है, ब्लू पेन। ये 3 पेन है। अगर आपको ये कह दे इन तीनों पेन को सेलेक्ट करना, तो पॉसिबिलिटी 100% है कि अगर मैं तीनों को सेलेक्ट करूं तो पॉसिबिलिटी कितनी है, 100% है, तीनों मिलाकर। अगर मैं इसमें से एक कम कर दूं, अब हमारे पास 2 आउटपुट है। एक तो हमारे पास कौन सा मार्कर पेन है और एक हमारे पास कौन सा ब्लू पेन है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो इसके सेलेक्ट करने के चांसेस कितने हैं, दोनों को मिलाकर टोटल 100% होता है। अगर मैं मार्कर को सेलेक्ट करूं तो इसके चांस है 50%। अगर मैं इस ब्लू पेन को सेलेक्ट करूं तो इसके चांसेस कितने हैं, इसके भी 50% है। तो अलग अलग सेपरेटली अगर मैं बात करूं कि किसी भी इवेंट को सेलेक्ट करने के चांसेस कितने हैं, वही उसकी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। आगे हम इसी से खेलेंगे, आज इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक कर लेते हैं। अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो देखो, इधर आपको नॉर्मल पहले सिंपल पता होना चाहिए कि रियल में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। जैसे अगर आपको ये कहते किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स कितना है और टोटल आउटकम्स कितना है, वैसे ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। नेक्स्ट बताने से पहले हम पहले इसी की बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसी से रिलेटेड। जैसे कि अभी जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम। सेम यही एग्जांपल है हमारे पास। यहां देखो मेरे पास कितने पेन है, 3 पेन है। ये 2 तो ब्लू पेन और एक ये कौन सा हमारे पास है, मार्कर पेन है। इन तीनों के बारे में अगर मैं लिखूं यहां पर, तो मेरे पास क्या क्या है, देखो। सबसे पहले मैं क्या बात करूंगा, सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा कि नंबर ऑफ ब्लू पेन कितने हैं। हमारे पास ब्लू पेन कितने हैं, यहां 2। अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ मार्कर पेन कितने हैं, तो मार्कर पेन कितना है, 1। टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेन 2 + 1 कितने हो गए, 3 हो गए। ये टोटल पेन हो गए। अब मेरे पास ये 3 पेन है। अगर मेरे को कोई ये बोल दे कि इनमें से मेरे को एक पेन निकालना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक ब्लू पेन है। 1, 2 और 3 है। इन तीनों में से ये 2 ब्लू पेन है और ये कौन सा पेन है, ये मार्कर पेन है। अगर आपको ये कह दे कि आपको एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक पेन सेलेक्ट करना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पेन आपने सेलेक्ट किया है वो एक ब्लू पेन है, तो आप ये देखो कि ब्लू के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितना है। यानी कि फॉर्मूला क्या था हमारा, देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारा ये था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हमारे, वो। तो देखो अगर मैं यहां बात करूं तो ब्लू पेन निकालेंगे तो चांसेस कितने हैं ब्लू पेन के लिए, या तो मैं ये वाला पेन निकालूंगा या मैं ये निकालूंगा। जब ब्लू पेन की बात होगी तो मैं मार्कर पेन नहीं निकालूंगा।
तो अगर हम ब्लू पेन को सेलेक्ट करते हैं देन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ब्लू पेन के लिए हमारे पास चांसेस कितने हैं, 2 है कि इन दोनों में से कोई एक निकालेंगे, आइदर दिस और दिस, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालूं ब्लू पेन की तो हमारे पास क्या निकलेगी, यहां मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू पेन। अगर हम ब्लू पेन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं ब्लू के लिए, 2 है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास सारे पेन के लिए, 1, 2 और 3, 3 है। तो हम क्या लिखेंगे, इन 2, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया हमारे पास 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास 3। तो ब्लू पेन की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास कितनी आ गई, 2/3। उसके बाद देखो, अगर यही मैं बात करूं, अगर आपको ये पूछ ले कि मार्कर पेन निकालो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं मार्कर पेन सेलेक्ट करूं, अगर आपको ये बोल दे कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने कि जो पेन आप सेलेक्ट कर रहे हो वो एक मार्कर पेन है, अगर मैं मार्कर की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो यहां मार्कर कितने हमारे पास 1 है ओनली, देन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 3। तो फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गया, टोटल कितना हो गया 3 हो गया। तो ये हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, हमने ब्लू की भी निकाली और किसकी निकाल ली, मार्कर की भी निकाल ली। अब देखो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज करता हूं, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको ये बोल देते कि आपको एक पेन सेलेक्ट करना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लू नहीं है, ब्लू नोट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर ब्लू पेन नहीं है इसका मतलब फिर वो क्या होगा, मार्कर ही होगा। तो अगर मैं ब्लू नोट की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो यही होगी। अगर आपको ये कह दे कि ब्लू नोट की बात कर रहा है, अगर वो ब्लू पेन नहीं होगा तो वो क्या होगा, फिर मार्कर होगा। मेरे पास टोटल 2 ही टाइप के पेन है, टोटल 3 आउटकम्स है जिसमें 2 टाइप के हैं, एक तो मार्कर पेन है और एक क्या हमारे पास ब्लू पेन है। अगर ब्लू पेन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक हम क्या सोचेंगे कि वो मार्कर पेन होगा, कि वो मार्कर पेन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अगर आपको ये कहते हैं मार्कर पेन नहीं होगा तो वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, वो ब्लू पेन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। बस ये बात बतानी है। तो देखो अगर एक पेन सेलेक्ट करना हो कि मार्कर नहीं होगा, इट मींस इन दोनों में से कोई एक होगा, तो ब्लू पेन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, वो ये आ जाएगी। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, मार्कर नोट की आ गई। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, मार्कर की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट पूछे तो 1/3, ब्लू की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट पूछे तो 2/3। अगर आपको कहते हैं ब्लू नोट तो ब्लू को छोड़ दो, पीछे बचा कौन, मार्कर, मार्कर की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे 1/3। अगर आपको ये कहते हैं मार्कर नोट की प्रोबेबिलिटी निकालो, मार्कर को छोड़ दो, पीछे बचे कौन, ब्लू, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे हम, क्या आएगी 2/3। बस सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी रियल में क्या है, पॉसिबिलिटी है किसी भी इवेंट की। तो किसी भी इवेंट की अगर आप पॉसिबिलिटी निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये बात ध्यान रखनी है। ये तो मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया वो किसका बताया, कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी का। अब मैं दूसरी बात करता हूं, दूसरा हमारे पास क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ही, इसकी बात करेंगे, किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। अब मैं इसकी बात करूंगा कि नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है पीई नोट इक्वल टू 1 माइनस में पीई, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। यानी कि ई इवेंट है, पी उसकी प्रोबेबिलिटी है। पहले किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जैसे कि हमने ऊपर निकाली थी, फिर जब उसके नोट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसको 1 में से माइनस करेंगे। अब हम ये बात पढ़ेंगे कि 1 में से ही क्यों माइनस करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि नोट का ये फॉर्मूला होता है तो यही क्यों होता है, कि नोट का ये फॉर्मूला क्यों बना है, तो इस बात को समझते हैं हम। तो यहां देखो, अगर आपको ये कह दे प्रोबेबिलिटी की बात करें हम, तो देखो सिंपल बात ध्यान रखना कि किसी भी इवेंट की अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी है क्या, किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी। इट मींस चांसेस जो होते हैं ना कोई भी इवेंट के होने के, वो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है। आप ये बात सिंपल सी ध्यान रख लो, किसी भी इवेंट के मिनिमम चांसेस कितने होते हैं, 0% होते हैं। अगर कोई इवेंट होगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि उसके चांसेस, प्रोबेबिलिटी को छोड़ो एक बार, कि उसके चांसेस कितने होंगे, 0%। ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं तो ये भी एक इवेंट है, अगर मैं नहीं पढ़ा रहा होता तो वो भी एक इवेंट होता। यानी कि अगर यही बोल दे कि कोई इवेंट हो ही नहीं रहा
तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 0। यानी कि अगर किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी 0 है, इसका मतलब उसके चांसेस कितने हैं, 0% चांस है उसके। ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, बात ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर आपको यह कह दे कोई इवेंट श्योरली होगा ही होगा, कि 100% कोई इवेंट होगा, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 100%, यानी कि उसके चांसेस जो है वो 100% होंगे। अब देखो, अगर मैं चांसेस को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करूं तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैं बात करूं नॉर्मली किसी भी इवेंट की, जैसे आपको ये बोल दे कि कोई इवेंट है वो श्योरली होगा, श्योर है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो श्योर इवेंट होता है ना कि 100% होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हमारे पास, उसकी बात करेंगे। 100% की जब बात करूं तो फेवरेबल भी 100 हो गया, और टोटल आउटकम भी कितना हो गया, 100 हो गया। यानी कि टोटल मैक्सिमम आउटपुट 100 ही लेके चलना आपने, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज 100 ही होता है, वही लेके चलेंगे हम। तो अगर आपको ये कहते कोई इवेंट होगा ही होगा, इसका मतलब वो 100% श्योर है। तो 100% इवेंट का फेवरेबल भी 100, टोटल भी 100, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, अगर मैं इसको कट करूंगा तो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आपको सिंपल बात ये ध्यान रखनी है कि जो श्योर इवेंट होता है ना, जो 100% होगा, जो मैक्सिमम जो होगा उसके चांसेस होते हैं 100%, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो 100/100 कितनी होगी, 1 होगी। यानी कि किसी भी इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो है, वो हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। दूसरी अगर मैं बात ये करूं कि कोई इवेंट होगा ही नहीं, जिसके चांस 0 है, कोई इवेंट ही नहीं होगा इसका, यानी कि उसको हम क्या लिखेंगे, 0% वाले इवेंट की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो फेवरेबल आउटकम 0 हो गया, और टोटल आउटकम कितना होता है, 100, यानी कि 100% में से उसके 0% आए एक तरह से। तो 0/100 प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0, क्योंकि फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, फेवरेबल अपॉन में टोटल। अगर कोई इवेंट होगा ही नहीं तो फेवरेबल 0 है, टोटल भी कितना है, 100 है, तो रिजल्ट हमारे पास कितना आ गया, 0%। तो प्रोबेबिलिटी की जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, 0 होती है। यहां से आपको एक बात ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है, और किसी भी इवेंट के जो प्रोबेबिलिटी की जो लोवेस्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। बाकी जो उसकी वैल्यू है उसके बिटवीन रहेगी, क्योंकि 100% चांसेस की ही प्रोबेबिलिटी 1 आई है। जिसके इवेंट के होने के 100% चांस होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, और जिस इवेंट के होने के 0% चांस होंगे, जिसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बोल रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। और जो इवेंट श्योरली होगा ना, उसको बोलते हैं पॉसिबल इवेंट। जो 100% हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉसिबल इवेंट। तो पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1, एंड इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, यहां से हमें यह पता लग गया कि बाकी जो इवेंट की आएगी, हमें यह पता लग गया कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0, मैक्सिमम कितनी होती है, 1। तो इसके अलावा जो भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपके पास आएगी वो या तो 0 आएगी या 1 आएगी, या 0 से ग्रेटर या इक्वल और 1 से लेस या इक्वल। इट मींस जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपके पास निकलेगी ना, वो हमारे पास क्या निकलेगी, वो 0 और 1 के बीच ही निकलेगी। तो ये बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि जो भी प्रोबेबिलिटी है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम 1 होती है, या इसके बिटवीन रहेगी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी जो है वो किसी इवेंट के होने के चांसेस है, और किसी भी इवेंट के होने के मिनिमम चांसेस 0 होते हैं, मैक्सिमम चांसेस 100% होते हैं, बाकी इनके बिटवीन ही रहेंगे। ये बात ध्यान रखना। जैसे अगर मैं ये बोल दूं इस बार आप अपना एग्जाम क्लियर कर दोगे, यानी कि पास हो जाओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 50% है। किसी रीजन से हम एग्जाम ना दे पाए तो भी फेल हो सकते हैं, या हम एग्जाम दे दे, हमारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होती तो भी फेल हो सकते हैं। तो जितने फेल होने की पॉसिबिलिटी है उतनी ही पास होने की पॉसिबिलिटी है, ये बात ध्यान रखना। तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी जो है वो इस इंटरवल के बीच रहेगी, ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शनल क्वेश्चन इससे रिलेटेड, यहां से हमें ये पता लग गया। लेकिन हम बात ये कर रहे थे कि किसी भी इवेंट के नोट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैंने कहा था 1 माइनस में पीई होता है, ऐसा क्यों होता है, इस पे बात करेंगे। तो सुनो बात ध्यान से, देखो कोई भी अगर मैं इवेंट की बात करूं, किसी भी इवेंट के मैक्सिमम चांसेस कितने होते हैं, 100% होते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि आप लोग
देखो नॉर्मल मैं सिंपल बात करता हूं, अगर मान लो मैंने ये बोल दिया कि आप लोगों ने एग्जाम दिया और उस एग्जाम में आप लोगों के पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ये मैं कह दूं 70% चांस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 70/100। ये तो चांसेस थे 70%, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस कितने हो गए 70% हो गए। तो अगर आपको ये बोल दे कि पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 70/100 है, इट मींस क्या निकलेगी 0.70 निकली। लेकिन इसके चांसेस कितने हैं, चांसेस कितने हैं हमारे पास 70% है। लेकिन अगर आपको ये कह दे कि किसी भी इवेंट के पास नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, पास नहीं होने का मतलब फेल की बात कर रहा हूं मैं, या तो इसको हम फेल बोल देंगे या हम क्या बोल देंगे पास नोट। इसकी बात करूं इसके चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी को छोड़ो एक बार, अगर मैं इसके चांसेस की बात करूं कि इसके चांसेस कितने हैं आपके पास, अगर पास होने के चांसेस 70% है तो पास नहीं होने के चांसेस कितने होंगे 30%, क्योंकि टोटल परसेंटेज जो आपके पास है वो 100% है, उसी में आप पास होगे उसी में आप फेल होगे। तो पास होने के चांसेस कितने हैं, अगर 70% है तो फेल होने के चांसेस कितने हैं 30% है। इन दोनों को मिलाकर टोटल चांसेस बनता है जो कि कितना 100% है। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 30/100 रिजल्ट कितना आ गया 0.30। तो यहां से अब देखो अगर मैं ये बोल दूं हमारे पास बना क्या कि पास होने के चांसेस और पास नोट के चांसेस, पास नहीं होने के चांसेस, दोनों का जो सम है वो होता है 100%। दोनों चांसेस मिला के 100% होते हैं। बट जब मैं बात करूंगा प्रोबेबिलिटी की, इस परसेंटेज को अगर मैं प्रोबेबिलिटी में चेंज कर दूं, फेवरेबल अपॉन में टोटल कितना आ गया 1, यानी कि किसी भी इवेंट के यस का और किसी भी इवेंट के नो का प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 होता है, बिकॉज किसी इवेंट के यस और किसी इवेंट के नो के जो चांसेस होते हैं ना वो 100% होते हैं। अगर आपके पास 70% चांस पास होने के हैं तो 30% चांस क्या होंगे फेल होने के होंगे। तो जब मैंने फेल होने के चांसेस निकाले तो हमने क्या किया था 100% टोटल चांस होता है, उसमें से मैं से पास के चांसेस को माइनस किया था, यानी कि अगर मैं 100% में से मैं माइनस कर दूं 70% तो पीछे हमारे पास कितना बचेगा 30%। अगर ये चांसेस पास के हैं तो ये चांसेस आ जाएंगे पास नोट, इट मींस फेल के चांसेस आ गए। तो जब मैंने चांसेस निकाला तो 100% में से माइनस किया था, जब मैं नोट की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो भी 100% में से माइनस करूंगा, और प्रोबेबिलिटी का 100% होता है 1, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। तो देखो अगर मैं यहां से किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के नोट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ये बात अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो आप लोग। दूसरी बात ये देखो, अगर मैं यहां से बात करूं कि किसी भी इवेंट के नोट की प्रोबेबिलिटी, देन क्या आएगी हमारे पास 1 माइनस पीई, इसको इधर लेके गया ये माइनस हो गया। या फिर अगर मैं यहां से पीई नोट को उधर लेकर जाऊं, अगर मैं यहां से पीई की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस में क्या आएगा पीई नोट। ये दो फॉर्मूले बन गए। इसकी नोट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, 1 में से माइनस करके यस की निकाल सकते हैं, एंड यस की प्रोबेबिलिटी अगर आपके पास गिवन है देन 1 में से माइनस करके नोट की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। अब आपको ये बात पता लग गई कि किसी भी इवेंट के यस और किसी भी इवेंट के नो की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, बिकॉज चांसेस का सम 100% होता है और 100% की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो किसी इवेंट के यस की प्रोबेबिलिटी गिवन है, नो की पूछे तो 1 में से माइनस करना है, बिकॉज 100% में से माइनस करना होता है और 100% की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। बात समझ आ गई अच्छे से, ठीक है ना। ये तो हमने बात किया यस और नो की प्रोबेबिलिटी। तो मैं अभी आपको वो बेसिक ही बता रहा हूं, इसी पेज पे हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी इन सभी का मतलब बता रहा हूं मैं आपको। देखो मैंने आपको एक तो ये फॉर्मूला बताया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया। दूसरी बात प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट एन इवेंट, किसी भी इवेंट के नोट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है पीई नोट इक्वल टू 1 माइनस में पीई, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। तीसरी बात ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर और सर्टेन इवेंट इज 1, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसा इवेंट जो श्योरली होगा ही होगा,
उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, बिकॉज उसके चांसेस जो है वो क्या होते हैं, 100% होते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी कि हर रात के बाद दिन आएगा, ये श्योर है, कभी भी चेंज नहीं होगा, उसके चांसेस 100% है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। और हर दिन के बाद रात भी आएगी, इसके भी चांसेस कितने हैं, 100% है। दूसरी बात ये, अगर ये बोल दे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट होना ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी, 0 होगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, अगर मैं ये कह दूं एरोप्लेन की बात, नॉर्मल बात कर रहा हूं, अगर मैं ये कह दूं कि आप लोग हवा में उड़ने लग जाओगे, तो बिना किसी बाहर के ऑब्जेक्ट के क्या आप हवा में उड़ने लग जाओगे, ग्रेविटेशन आपको उड़ने ही नहीं देगा। तो ये बात जो है वो ऐसा इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है हमारे पास, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बिटवीन रहती है, ये बात भी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। इसकी बात करते हैं। देखो हम आपको इस ये वाले टॉपिक का मतलब बताता हूं, ये क्या बोल रहा है। ठीक है ना, ये जिस टॉपिक की बात कर रहा है ना उस पे बात करेंगे। देखो मैंने जैसे एग्जांपल लिए थे वही एग्जांपल मैं वापस रिपीट करता हूं। मेरे पास 3 पेन है, ये मार्कर पेन है और ये दोनों कौन से पेन है, ब्लू पेन है। फटाक से मैं दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं। अगर आपको ये कह दे, जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं उस एग्जांपल में मेरे पास मार्कर पेन कितने हैं, नंबर ऑफ मार्कर पेन 1, नंबर ऑफ ब्लू पेन कितना है, 2, टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो गए हमारे पास, 1 प्लस में 2 कितना आ गया, 3। ये टोटल नंबर ऑफ पेन आ गए। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। अगर मैं मान लो प्रोबेबिलिटी निकालता हूं यहां से, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, मार्कर पेन। मार्कर पेन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आएगी, फेवरेबल 1 है मार्कर के लिए, टोटल आउटकम कितना हमारे पास 3, 1/3 आ गई। दूसरा अगर मान लो मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं किसकी, ब्लू पेन की। अगर मैं ब्लू पेन की प्रोबेबिलिटी निकालूं, ब्लू के लिए हमारे पास फेवरेबल कितना है, 2, टोटल कितना हमारे पास 3, तो ब्लू पेन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 2/3। जो मेरे पास इवेंट है, 2 इवेंट है, या तो मार्कर पेन या ब्लू पेन, ना तो मेरे पास यहाँ रेड पेन है ना ग्रीन पेन है, जो है नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, वो इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। तो आपको सिंपल बात ध्यान रखनी है, जब 2 ही इवेंट है तो पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, यहाँ 2, मार्कर पेन और ब्लू पेन। तो जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के उनका अगर मैं सम करूं, ये पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट था मार्कर पेन, एक पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट था ब्लू पेन, 2 टाइप के इवेंट हो रहे हैं यहाँ। जब मैंने दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली और जब मैं दोनों का सम करूं, मार्कर पेन और ब्लू पेन की प्रोबेबिलिटी का सम करूं, तो मार्कर की प्रोबेबिलिटी 1/3 आई, ब्लू की प्रोबेबिलिटी 2/3 आई, एलसीएम 3 आ गया, तो 1 प्लस में 2, 3/3, रिजल्ट कितना आया, 1 आया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितने भी पॉसिबल इवेंट होते हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। सारों की जितने भी पॉसिबल इवेंट हो गए, और यही वो लाइन लिखी हुई थी आपके पास। तो ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ भी ले तो ये बात आपको क्या है, ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, द सम ऑफ द ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ द ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे उसके लिए पॉसिबल हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट बनेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना रहता है, 1 रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, इफ वी वांट टू गेट ए रिजल्ट इन परसेंटेज मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी वैल्यू बाय 100। सीधी सी बात है। देखो जब मैंने परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में चेंज किया था, क्या किया था, 100 से डिवाइड किया था। जैसे 50% की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 50 अपॉन में मैंने क्या किया था, 100 किया था, 1/2 आ गई थी। अभी उसका रिवर्स बोल रहा है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है किसी की भी कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो उसको अगर आपने परसेंटेज में चेंज करना है कि कितने परसेंटेज चांसेस में चेंज करना है, देन हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, या नॉर्मल एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बात की किसी भी की हमारे पास किसी इवेंट के होने के चांसेस 50% है, किसी इवेंट के होने के चांसेस 50% है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी, 1/2। अगर आपको 1/2 बोल दे
और परसेंटेज वाले चांसेस पूछ ले तो हम क्या करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी है, जैसे ही मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ गया 50%, बिकॉज 50% की प्रोबेबिलिटी 1/2 आई थी और 1/2 को जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया वापस हमारे पास क्या आ गया, 50% आ गया। तो चांसेस को प्रोबेबिलिटी में चेंज करना भी सीख गए आप, 100 से डिवाइड करना है, टोटल आउटकम्स 100 होता है, और परसेंटेज को चांसेस में भी कन्वर्ट करना सीख गए। कई बार पूछ लेता है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको बोल दे 2/5 है, देन उस इवेंट की पॉसिबिलिटी या ऐसे बोल दे उस इवेंट के चांसेस कितने परसेंटेज होंगे। अगर आपको बोल दे किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, ये हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, हमें क्या बोली है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू गिवन है। पूछ क्या रहा आपसे कि इस इवेंट के होने के परसेंटेज चांसेस कितने थे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को इससे काट दो, 20 से कट रहा है, इसको अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 40% चांसेस है। यानी कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, चांसेस में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपको चांसेस गिवन है प्रोबेबिलिटी में चेंज करना हो तो टोटल आउटकम 100 है, इससे डिवाइड करना है, रिजल्ट आ गया 2/5। बना तो ये फॉर्मूले से ही है, अगर मैं इसको काटूंगा 2 की टेबल से तो 2/5 आ गया, बनी ये चीज फॉर्मूले से ही है। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में चेंज करें तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में अगर चेंज करना हो देन 100 से डिवाइड करना है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो ये जो बेसिक बात मैंने बता दी, रिपीट कर देता हूं, प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी है किसी भी इवेंट के होने की, और किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया आपको, वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, किसी भी इवेंट के नोट की प्रोबेबिलिटी होती है 1 - PE, ऐसे ही किसी भी इवेंट के यस की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 - PE नोट बन जाएगा। अगर कोई भी इवेंट श्योरली हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ऐसे इवेंट को पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, बात ध्यान रखना। श्योरली इवेंट होता है उसको पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अगर आपको ये बोल दे कोई भी इवेंट है उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी है, हमारे पास अगर आपको ये बोल दे कि किसी भी इवेंट के चांसेस 0 है, मान लो कि वो इवेंट होगा ही नहीं, तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, ठीक है ना। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हमारे पास 0 होगी। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है ना। तो 0 प्रोबेबिलिटी वाला इवेंट होता है इम्पॉसिबल, और 100% प्रोबेबिलिटी वाला जो इवेंट होता है वो होता है पॉसिबल। श्योर इवेंट जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉसिबल इवेंट बोलेंगे, बात ध्यान रखना आप। ये भी बात मैं बता चुका हूं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन होती है। क्यों होती है ये आपको पता है कि मिनिमम चांसेस 0 होते हैं परसेंटेज के अंदर, और मैक्सिमम चांसेस 100% होते हैं। 0% की वैल्यू 0 होती है, 100% की 1 होती है। कोई भी इवेंट या तो होगा ही नहीं, होगा तो 0 से ऊपर ही चांसेस होते हैं, उसके नेगेटिव में चांसेस नहीं होते किसी भी इवेंट के, इसलिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ग्रेटर भी कभी भी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा इसके बिटवीन रहती है, 0 से ग्रेटर इक्वल और 1 से लेस देन इक्वल। जितने भी पॉसिबल इवेंट है उसके जो पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ये भी मैं एग्जांपल देके आपको बता चुका हूं। दूसरी बात ये कि परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, और प्रोबेबिलिटी को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जैसे ये बोल रहा है, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब देखो ये कुछ बातें जो मैं बता रहा हूं ध्यान रखना है, कई बार थ्योरेटिकल रेयर चांस होते हैं लेकिन पूछ लिया जाता है कि थ्योरेटिकल पे क्वेश्चन कि कौन से इवेंट को क्या बोलते हैं, किस इवेंट को क्या बोलते हैं, इस पे बात करेंगे। तो देखो ध्यान से, यहां हमारे पास है क्या, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि कोई भी, जैसे मैं कॉइन भी फेंकूंगा, उस कॉइन पे या हेड आएगा ये टेल आएगा, कुछ भी आ सकता है आउटकम तो, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं ना उसके जो पॉसिबल आउटकम आएंगे उस पूरे काम को एक एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। जो हम काम कर रहे हैं, एक डाइस फेंका, डाइस पे 1 2 3 4 5 या 6 कुछ भी आ सकता है, तो ये डाइस फेंकना भी एक एक्सपेरिमेंट है जो हम कर रहे हैं कि फेंक फेंक के देख रहे हैं हम क्या आ रहा है इसके अंदर। दूसरी बात हम कर रहे हैं रैंडम ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द
एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस इज कॉल्ड ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडमली हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये पेन थे, ये कितने पेन है हमारे पास, टोटल 4 पेन है। अगर मैं ये बोल दूं इसमें से मैं एक ब्लू पेन निकालूंगा, तो पहले से मेरे को आइडिया नहीं है मैं कौन सा निकालूंगा। रेंडमली कोई भी एक पेन निकालूंगा ब्लू, सोच के नहीं निकालूंगा कौन से निकालना है। ये भी मेरे हाथ में आ सकता है निकालूं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं। अगर आपको बोल दे कि यही वाला ब्लू पेन निकालना है, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो तो श्योरली बोल दिया कि यही निकालना है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब जो रैंडमली कुछ भी हम काम कर सकते हैं, कि इनमें से जो चांसेस है उनमें से कोई भी एक काम कर देंगे हम, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। यानी कि तीनों में से कोई भी ब्लू पेन निकाल सकते हैं रैंडमली, पहले से प्लानिंग करके नहीं निकालेंगे, पहले से प्रिडिक्ट नहीं होगा कि आपने क्या निकालना है, बस ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात करेंगे आउटकम्स क्या होते हैं। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो आउटपुट होते हैं। जैसे कि ये मेरे पास 4 इवेंट है, अगर मैं इसमें से ये पेन निकालूं, तो अब इसका जो आउटपुट है हमारे पास क्या कि ये पेन निकाल लिया। या मैं ब्लू पेन की बात करूं तो इन तीनों में से कोई एक आउटपुट हमारा, ये आउटकम्स होते हैं। मार्कर पेन की बात करें तो आउटकम यही होगा, मैं मार्कर निकालूंगा तो निकालने के बाद जो हमारे आउटकम निकलेंगे वो आउटकम्स होते हैं। आप एग्जाम दोगे, जो आपके मार्क्स आएंगे वो आपका आउटकम्स है। दूसरी बात मैं बात करता हूं सैंपल स्पेस। The collection of all possible outcomes of an experiment is called the sample space of an experiment। सिंपल है, इस लैंग्वेज को अगर मैं समझूं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैंने डाइस फेंका, अगर हम डाइस फेंकेंगे तो डाइस फेंकने पे हमारे पास या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, उस पे 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 आ सकता है। इन सभी इवेंट में से कोई भी एक आ सकता है रेंडमली, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, सैंपल स्पेस बोल देते हैं। जितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ 2 ही पेन लिए, तो इसके पॉसिबल आउटकम या तो ये पेन आ सकता है या ये वाला पेन आ सकता है। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 2, तो इसके सैंपल स्पेस 2 है। अगर आप कॉइन फेंकोगे सैंपल स्पेस 2 होते हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। हेड को सैंपल पॉइंट बोलते हैं, टेल को भी सैंपल पॉइंट बोलते हैं। अगर मैं डाइस फेंकूं तो डाइस पे हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे, देखो अगर मैं डाइस की बात करूं 1 2 3 4 5 6 इतने पॉसिबल आउटकम बनते हैं हमारे पास। इन पॉसिबल आउटकम्स को बोलते हैं सैंपल स्पेस, और ये एक सैंपल पॉइंट है अलग से, ये भी सैंपल पॉइंट है। यानी कि सैंपल स्पेस के अंदर अगर मैं पर्टिकुलर किसी आउटकम की बात करूं तो उसको हम सैंपल पॉइंट बोलते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखना। दूसरा इवेंट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब आपका एग्जाम में ऑप्शनल एग्जाम पेपर में ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा तो इससे पूछी जा सकती है बात। जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें आपको देखने को भी मिलेंगे, जिसमें आपको ये स्टेटमेंट गिवन होगी, 4 ऑप्शन गिवन होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसलिए बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा इवेंट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। यानी कि कोई भी इवेंट है जो उसके, जैसे मान लो मेरे पास ये है, मैं ये कह दूं इसमें से मैं ये पेन निकालूंगा तो ये एक इवेंट है, ठीक है। मैं ये वाला पेन निकालूंगा तो ये एक इवेंट है, चाहे उसके चांसेस एक आए या एक से ज्यादा आए, कोई भी घटना घट रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके आगे चांसेस कितने भी आए, आउटकम्स कितने भी आए, लेकिन उसे इवेंट बोलते हैं। एलिमेंट्री इवेंट आप एग्जाम दोगे वो एक इवेंट है, अगर आप उसमें पास हो जाओगे वो भी एक इवेंट है, फेल हो जाओगे वो भी एक इवेंट है, सही है ना। आगे एलिमेंट्री इवेंट की बात करेंगे, एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। ऐसा इवेंट जिसका एक ही आउटपुट निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। ये रहा मेरे पास एक मार्कर पेन है और ये कह दे कि आपके हाथ में जो भी है उससे आपको लिखना है, तो इसका एक ही आउटपुट निकलेगा कि इसी से लिखना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। बात समझ आ गई। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको पास होना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये भी एक एलिमेंट्री इवेंट है जो मैंने एग्जांपल दिया है। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं occurrence of an event। An event E associated to random experiment is said to be occur if any one of the elementary event associated to the event E is an outcomes। नॉर्मल occurrence की बात करें, कोई भी इवेंट होगा तो उसका आउटपुट तो आएगा ही आएगा, तो ये occurrent इवेंट है हमारे पास कि कोई भी इवेंट है उसका कोई ना कोई आउटपुट आ रहा है, कोई इवेंट हो रहा है तो उसका आउटपुट भी आ रहा है।
उसके बाद आगे हम बात करेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। बहुत अच्छे से सुन लेना, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है इक्वली लाइकली इवेंट के ऊपर। देखो किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी अगर इक्वल है कि नहीं दो एलिमेंट्स के लिए, जैसे कि जब क्रिकेट मैच होता है या फुटबॉल मैच होता है, आपको जो अच्छा लगता है उसी के बारे में आप सोच लो कि जिस इवेंट की आप बात कर रहे हो, जो मैच आप करवाना चाहते हो, जब उसके लिए हम टॉस करते हैं तो टॉस करने के लिए जब दो अलग अलग टीम है, जो टीम ए और टीम बी, तो जब मैं टॉस करूंगा तो उतने ही चांसेस टीम ए के जीतने के हैं जितने चांसेस टीम बी के जीतने के हैं। ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे इवेंट को हम इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। यानी कि टॉस करना जो है वो हम क्या फेयर डिसीजन लेट करते हैं, बिकॉज वो फेयर डिसीजन इसलिए है कि वो एक इक्वली लाइकली इवेंट है। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है कि नहीं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए सेम हो, उसको इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना कि टॉस करना जो फेयर डिसीजन क्यों लेट किया जाता है, बिकॉज ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है इसलिए। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या हो गया कि किसी भी दो हमारे पास अलग अलग टीम के लिए चांसेस सेम है तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। A given number of event is said to be equally likely if none of them is expected to occur in preference to the other। यानी कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो किसी एक बंदे को दूसरे की बजाय ज्यादा प्रीफरेंस नहीं देनी, ठीक है ना, वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। यानी कि दोनों को इक्वल लेके चलेंगे, दोनों के चांसेस इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये बात ध्यान रखना, सो मत जाना, ध्यान से सुनना इधर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल दिया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। बस ये बेसिक खत्म होने वाला है थ्योरेटिकल, फिर आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे हम। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की अगर मैं बात करूं, लेट ई बी एन इवेंट in a sample space, the complement of E is the collection of all outcomes of the space other than the outcomes in E and it is denoted by E नोट। तो देखो सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नोट। अगर मैं ये कह दूं कि आप इंटेलिजेंट हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, डफर हो। अगर मैं ये कह दूं कि आप डफर हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट है कि आप इंटेलिजेंट हो। यानी कि कॉम्प्लीमेंट के बाद बात उल्टी करेंगे। जैसे मैं ये कह दूं, देखो यूनिवर्स से ये बात समझाता हूं मैं, ठीक है ना। अगर आपको मैं ये बोल दूं कि ये पूरा यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड है, अगर मैं ये बोल दूं कि एक क्लास में, या एक स्कूल की बात कर रहे हैं हम, एक स्कूल के अंदर, स्कूल से आप सोच भी सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं ये बात करूं स्कूल की कि एक स्कूल के अंदर 10th क्लास भी है, 11th क्लास भी है, 12th क्लास भी है, 9th भी है, 8th भी है। अगर आपको ये कहते हैं 11th क्लास का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि 11th को छोड़ के पूरा स्कूल काउंट हो गया। 11th नोट की बात करूंगा मैं, कॉम्प्लीमेंट की बात करूंगा, पूरा स्कूल काउंट हो गया। 11th को छोड़ के 9th 8th 7th सब काउंट होगी। अगर मैं ये कह दूं कि मैं दूसरे का, यानी कि पहले मैंने बात की किसकी, 11 की, यहां मैं ऊपर लिखता हूं, सुनना ध्यान से, ये मैंने 11th क्लास की बात की, और जब मैं 11th का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा मतलब कि 11th नोट, बाकी स्कूल काउंट हो गया। तो ये यस है, ये नो है। जब मैं दोनों का सम करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 100% आएगा, 1 आएगा। ये तो कॉम्प्लीमेंट होता है जो कि हम पहले कर चुके हैं। किसी भी इवेंट के यस को कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो नो होता है कि उसको छोड़ के बाकी सारा काउंट कर लो, तो टोटल 100% होता है, ठीक है। अगर मैं किसी इवेंट के होने के चांसेस अगर मान लो 50% है तो नहीं होने के भी 50% हो गए, बचे हुए के भी। किसी इवेंट के होने के चांसेस 10% है तो बचे हुए के कितने हो गए, 90% हो गए। दोनों का सम करूंगा 100% यानी कि 1 आएगा। तो यही तो कॉम्प्लीमेंट है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। अगर आपको यह कह दे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर बोल दे x है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अगर ये बोल दे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी PE, अगर आपको ये बोल दे कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है, कोई भी अगर आपको इवेंट बोल दे कि उसकी प्रोबेबिलिटी x है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब वो PE नोट की बात कर रहा है। अगर यस की गिवन है तो नोट उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो 1 - x, 1 में से माइनस ही करना है। अगर आपको ये बोल दे कि नोट की प्रोबेबिलिटी x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट, तो नोट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो नोट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यस होता है, तो भी आंसर 1 - x ही आएगा, क्योंकि यस की प्रोबेबिलिटी निकाल के 1 में से नोट को माइनस करना है, नो की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 में से यस को माइनस करना है। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं।
अब देखो, अब बहुत मजा आएगा। हम आज क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी के अंदर जितने पॉसिबल बन सकते हैं सारों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉइन की। अब हम क्या करेंगे, कॉइन फेंकेंगे। सबसे पहले मैं कॉइन के बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद आप साथ साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी बताते रहना। यहां साइड में मैं कॉइन के बारे में लिखता हूं। अगर मैं एक कॉइन को एक बार फेंकता हूं तो हमारे पास चांसेस कितने बनेंगे। अगर मैं एक कॉइन को, इफ ए कॉइन थ्रोन वंस, एक कॉइन को मैं एक ही बार थ्रो कर रहा हूं तो पॉसिबल आउटकम हमारे पास आएंगे हेड और टेल। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास होंगे 2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे पास 2 है। अब अगर आपको ये बोल दे कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पॉसिबल आउटकम्स हम फाइंड कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड ऑन कॉइन, कि कॉइन पे हेड आएगा। आप एक कॉइन फेंक रहे हो, उस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम्स कितना, हेड एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है। जब मैं एक कॉइन फेंकूंगा या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, चांसेस कितने हैं, 1। टोटल चांसेस कितने हैं, 2। तो हमारे पास हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2। अगर आपको ये कह दे कि अगर आप एक कॉइन फेंक रहे हो उस पे टेल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि मैं अगर टेल की प्रोबेबिलिटी निकालूं, हेड की कितनी आई थी, 1/2। अगर मैं टेल की बात करूं तो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, देखो टेल ऑन कॉइन, तो हमारे पास एक हेड और एक टेल, तो टेल की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है हमारे पास, 1/2। फेवरेबल 1 है, टोटल आउटकम कितना है, 2। अगर आपको ये कह दे प्राइम नंबर निकालना है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स दोज आर डिविजिबल बाय ओनली 1 और इटसेल्फ। ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 नंबर से डिविजिबल हो, ये भी बोल सकते हैं हम नेचुरल नंबर्स दोज आर डिविजिबल बाय 2 नंबर्स। ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 2 नंबर से डिविजिबल हो वो प्राइम नंबर है। डेफिनेशन ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगी ये, ठीक है ना। यानी कि नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं, मैं यहां लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6, ये सब नेचुरल नंबर है। अब इसमें ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 2 नंबर से डिविजिबल हो, प्राइम नंबर होते हैं। 1 में किसका डिवाइड होता है, ओनली 1 का। 2 में किसका डिवाइड होता है, 1 का डिवाइड भी होता है, 2 का डिवाइड भी हो रहा है। 3 किससे डिविजिबल है, 1 2 एंड 3। 4 किससे डिविजिबल है, सॉरी ये 3 2 से डिविजिबल नहीं है। वन 2 3 4 5 6 7 ऐसे बात करें तो 1 किससे डिविजिबल है, ओनली 1 से। 2 किससे डिविजिबल है, 1 एंड 2 से। 3 किससे डिविजिबल है, 1 एंड 3 से। 4 इज डिविजिबल बाय 1 2 3। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 2 नंबर से डिविजिबल हो, तो 2 नंबर वाले कौन है हमारे पास नेचुरल नंबर, वो प्राइम नंबर होंगे। तो 3 2 नंबर से डिविजिबल है, ये भी 2 नंबर से डिविजिबल है, 5 भी 2 नंबर से डिविजिबल है, 7 भी 2 नंबर से डिविजिबल है, एक्सेट्रा। ये सब प्राइम नंबर है। लेकिन जब मैं कॉइन फेंक रहा हूं तो उसमें प्राइम नंबर कहां से आएगा, जब मैं कॉइन फेंकूंगा या तो हेड आएगा या उसमें क्या आएगा, टेल आएगा। तो इसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 0/2, कि जब मैं कॉइन फेंकूंगा तो टोटल आउटकम्स तो 2 है लेकिन फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, उसके 0 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0 आ गई, कि प्राइम जब मैं कॉइन फेंकूंगा तो या हेड आएगा या टेल आएगा, प्राइम नंबर नहीं आ सकता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई, 0। ये मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया हुआ है वो हमने बात की, जब एक कॉइन को हम क्या करेंगे, एक बार फेंकेंगे। आगे देखो नेक्स्ट, अगर आपको ये कह दे कि एक कॉइन को एक से ज्यादा बार फेंकने की बात करें, अगर हम एक कॉइन को एक से ज्यादा बार फेंके, कि एक कॉइन को अगर 2 बार फेंके तो एक फॉर्मूला याद रखो, बहुत काम आएगा, हर टाइप के क्वेश्चन में काम आएगा। अगर आपको टोटल आउटकम से निकालने हो कि कितने निकलेंगे तो आप इजीली निकाल सकते हो। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहां। अगर आपको ये कह दे टोटल आउटकम्स इन एन टाइम, कोई भी इवेंट अगर आप एन टाइम करते हो तो उसके टोटल आउटकम्स क्या आएंगे, इसका फॉर्मूला होता है आउटकम्स इन सिंगल टाइम। इसकी पावर आ जाएगा नंबर ऑफ टाइम, यानी कि एन।
अगर आप एक इवेंट को एक बार करते हो तो एक बार की निकाल के उसकी पावर निकाल दो जितनी बार उसको फेंक रहे हो। जैसे यहां बात किसकी हो रही है, इफ ए कॉइन थ्रोन 2 टाइम्स, अगर मैं एक कॉइन को 2 बार फेंकता हूं तो टोटल आउटकम्स कैसे निकलेंगे। देखो अगर मैं एक कॉइन को 2 बार फेंक रहा हूं तो एक बार फेंकने पे आउटकम्स कितने आते हैं, एक बार फेंकने पे आउटकम्स आते हैं 2, तो 2 बार थ्रो करेंगे तो आउटकम कितने आगे, 2 की पावर 2 4 आगे। एक कॉइन को जितनी बार आप थ्रो कर रहे हो उतनी उसकी पावर लगा दो, यानी कि सिंगल टाइम में आउटकम कितना आएगा। एक कॉइन को अगर मैं एक बार फेंकूं आउटकम कितना आएगा 2, तो अगर मैं 2 बार फेंकूंगा उसको तो 2 की पावर 2, आंसर कितना आ गया 4 आ गया। 2 की पावर 2 कर दो बस, आंसर कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। ये टोटल आउटकम्स आ गए। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर एक कॉइन को हम 2 टाइम फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 4। अब इस 4 का बनाने का ट्रिक ध्यान रखना, आप जितने टोटल आउटकम आए हैं उसका हाफ कर दो। टोटल आउटकम कितने आए हैं 4, 4 का हाफ कितना होता है 2, आप लिख दो 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, फिर 2 का हाफ कर दो 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गए 4। अगर हम एक कॉइन को 2 बार फेंकेंगे तो ये पॉसिबल आउटकम्स आ गए हमारे पास कितने होंगे 4 होंगे। अगर आपको ये कह दे, अब जिस मर्जी की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, यहां क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोथ आर हेड, दोनों बार हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखो टोटल आउटकम 4 बन रहे हैं लेकिन बोथ टाइम हेड कितनी बार है, एक ही बार है, तो बोथ हेड आने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। तो बोथ हेड आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। तो फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल कितने हैं 4। या आपसे ये पूछ ले कि बोथ आर टेल, दोनों टेल आए तो भी चांसेस कितने हैं, तो भी चांसेस कितने हैं हमारे पास 1/4। फिर आपको बोल दिया 1 हेड एंड 1 टेल, एक बार हेड आए और एक बार टेल आए, तो 1 हेड एंड 1 टेल यहां भी है, 1 हेड 1 टेल यहां भी है, तो कितने आउटपुट हो गए 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2 अपॉन में टोटल आउटकम 4, कटने के बाद आंसर आ गया 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास 1/2 आ गई। फिर आपसे क्या पूछा है, एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट का मतलब क्या हुआ, एट लीस्ट 1। अगर मैं ये कह दूं कि आपको पास होने के लिए एट लीस्ट 35% चाहिए, इस बात का मतलब आप समझते हो कि 35% चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए हमें, तो एट लीस्ट का मतलब क्या हुआ कि उतने तो चाहिए ही चाहिए या हमें उससे ज्यादा चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एट लीस्ट 1 हेड की बात कर रहा है ये, इसका मतलब एक बार हेड तो आएगा ही आएगा, 1 हेड तो होगा ही होगा या इससे ज्यादा होगा। तो एटलीस्ट 1 का हेड, इसमें भी 1 से ज्यादा हेड है, 1 या 1 से ज्यादा हो सकते हैं, इसमें भी एटलीस्ट 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, तो ये वाला नहीं होगा, इसमें एक भी हेड नहीं है। तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब एक हेड तो होना ही होना चाहिए या उससे ज्यादा हो, तो चांसेस कितने हो गए 3। तो एटलीस्ट 1 हेड की अगर मैं बात करूं तो 3/4 हो गई। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये फिर बना लेता हूं मैं साफ साफ, ठीक है ना। यहां देखो टोटल आउटकम की बात करूंगा, हम 2 टाइम्स की बात करेंगे कि कॉइन को जो है वो हम कितने टाइम थ्रो कर रहे हैं, 2 टाइम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, एक कॉइन को। तो टोटल आउटकम वही क्या आएंगे हमारे पास, 2 टाइम करेंगे तो मैंने फॉर्मूला बता चुका हूँ, 2 की पावर 2 4 बनेंगे, 4 का हाफ कर दो 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, फिर इसका हाफ कर दो 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल, टोटल आउटकम कितने आगे 4 आगे। अब जैसे जैसे ये पूछ रहा है बात करते आगे, ये बोल रहा है एट मोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब मैं ये बोल दूं कि आपको एग्जाम में एटमोस्ट 100 मार्क्स लाने हैं, मतलब कि 100 ही लाने, उससे ऊपर नहीं जाना, जा भी नहीं सकते, ठीक है ना। दूसरी हम बात ये करेंगे कि एटमोस्ट का मतलब उतने होने चाहिए या उससे कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये बोल दे एटमोस्ट 2 हेड, इसका मतलब कि 2 हेड तो होने ही होने चाहिए, उससे कम भी हो सकते हैं। तो एटमोस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड वाला भी काउंट होगा और 2 से कम वाला भी काउंट होगा। इसमें 2 से कम है 1 हेड है, इसमें 2 से कम है 1 हेड है, इसमें भी 2 से कम है 0 हेड है। तो 0 भी तो ला ही सकते हो आप, एटमोस्ट में 100 बोलूंगा तो, ठीक है ना। तो अगर आपको ये बोल दे एटमोस्ट 2 हेड का मतलब 2 या 2 से कम हेड होने चाहिए, तो 2 या 2 से कम हेड मतलब चारों ही काउंट हो गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/4, आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे आपने, 1 हेड 1 टेल वाले की 2/4 आई थी हमारी 1/2।
ठीक है ना। ये हमने क्या किया, मैंने दो बातें बता दी आपको कि अगर मैं एक कोइन को एक बार थ्रो करूं तो टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने बनेंगे, या हेड या टेल, दो ही बनते हैं। उनमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, या फिर कोई प्राइम नंबर आएगा, कोई तीसरी बात कर दी उसने तो उसकी 0 होगी, क्योंकि प्राइम नंबर तो कोइन में आ ही नहीं सकता, तो फेवरेबल चांसेस 0 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आएगी, 0 अपॉन में टोटल, तो 0 आ गई। अगर एक कोइन को दो बार फेंकूंगा, फॉर्मूला बता चुका हूं मैं कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन टाइम, फॉर्मूला ध्यान रखो, आउटकम्स इन सिंगल टाइम इसकी पावर एन लगा दो, दो बार फेंकेंगे तो 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4, ये टोटल आउटकम बन गए। जिस मर्जी की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, अगर आपको ये कह दे दोनों हेड आएंगे, हम निकाल चुके हैं, 1 अपॉन में टोटल 4 है, दोनों टेल आएंगे, बोथ आर टेल, देन 1 अपॉन में 4। अगर आपको ये बोल दे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में हेड आएगा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हेड देखो यहां आ रहा है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट पे हेड या यहां आएगा या यहां आएगा, देन फर्स्ट अटेम्प्ट पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/4 1/2 आ गई। ठीक है ना। इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, अगर आपको ये बोल दे अल्टरनेट हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब बदल बदल के आ रहे हैं, हेड के बाद हेड नहीं आएगा, हेड के बाद टेल, टेल के बाद टेल भी नहीं आएगा, अल्टरनेट मतलब ये हेड के बाद टेल आ रहा है, टेल के बाद हेड आ रहा है, ये दोनों अल्टरनेट में काउंट होंगे, तो अल्टरनेट की प्रोबेबिलिटी 2/4 1/2 आ गई। ये बात आप माइंड में ध्यान रखना ओरली। ये तो हमने किसकी बात की थी कि हमने एक कॉइन को दो बार फेंका था, अब हम किसकी बात करेंगे, अगर हम एक कॉइन को 3 बार फेंकेंगे तो हमारे पास देखो पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे, उसकी बात करेंगे। ये पहले मैं रफ कर देता हूं, यानी कि अब मैं किसकी बात करूंगा कि एक कॉइन को अगर 3 बार फेंकेंगे, इधर स्पेस बना लेता हूं मैं ताकि आपको हम यहां टोटल आउटकम बना पाए। तो देखो इधर अगर मैं 3 बार फेंकने की बात करूं, ये तो फॉर्मूला वही रहेगा, आउटकम इन वन टाइम, सिंगल टाइम, इसकी पावर नंबर ऑफ टाइम एन लगा दो। यहां बात किसकी हो रही है, एक कॉइन को 3 बार फेंकने की बात हो रही है। अगर मैं एक कॉइन को 3 बार फेंकूं तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने आएंगे, देखो, इफ ए कॉइन थ्रोन 3 टाइम्स, इफ ए कॉइन थ्रोन 3 टाइम्स, या ऐसे भी बोल दे 3 कॉइन्स टूगेदर 1 टाइम्स, 3 कॉइन को एक साथ अगर एक बार अगर मैं फेंक रहा हूं तो भी वही मतलब बनेगा उन दोनों का। तो एक कॉइन को 3 बार फेंको या 3 कॉइन को एक साथ एक बार फेंको, एक ही बात है। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने आएंगे, एक बार अगर मैं एक कॉइन को फेंकेंगे, थ्रो करेंगे हम, तो टोटल आउटकम 2 आएंगे, 3 टाइम्स करना है तो 2 की पावर 3 कितने बनेंगे, 8। तो अगर आप वैसे सोच सोच के टोटल आउटकम बनाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, सिंपल ट्रिक ध्यान रखो, टोटल कितने हैं 8, 8 का हाफ कितना होता है 4, 4 टाइम लिखो हेड, 4 टाइम लिखो टेल, इसका फिर हाफ कर दो, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड एंड 2 टाइम टेल, फिर 2 का हाफ कर दो, 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, टोटल आउटकम्स कितना आ गया 8। सिंपल ट्रिक ध्यान रखो कि फॉर्मूला ध्यान रखो, जितनी बार हमने उसको फेंकना है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिंगल टाइम में जो आउटपुट आता है उसकी पावर नंबर ऑफ टाइम। तो एक कॉइन को जब मैं थ्रो करूंगा देन आउटकम कितने होते हैं 2, इसकी पावर लगाया 3 टाइम्स थ्रो करना है तो 8 आ गया, फिर 8 का हाफ कर दो 4, 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, फिर इसका हाफ कर दो 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, फिर हाफ कर दो 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल, टोटल आउटकम 8। सारे के सारे ऐसे ही दिखेंगे, जो डिफरेंट है सेम नहीं है। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, देखो जिस मर्जी की पूछ ले हम निकाल देंगे। पूछ क्या रहा है, ऑल आर हेड, सभी के सभी हेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। ऑल आर हेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सारे हेड कितनी बार है, एक ही बार है, तो ऑल हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1, और फेवरेबल आउटकम 1 है, इसका टोटल कितने हैं 8, तो ऑल टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/8। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, ऑल आर टेल, कि सभी के सभी टेल होंगे, ऑल आर टेल की बात कर रहा हूं तो इसका भी चांसेस कितने हैं, ओनली 1 चांस है, देन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी हमारे पास 1/8 ऑल टेल की अगर बात करें तो। नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टाइम्स,
फर्स्ट 2 अटेम्प्ट पे हेड आना चाहिए, यानी कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये पूछ क्या रहा है, हेड ऑन फर्स्ट 2 अटेम्प्ट। तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट पे अगर मैं हेड की बात करूं तो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट पे यहां भी हेड है, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट पे यहां भी हेड है, और कहीं भी नहीं है। तीसरे की तो बात ही नहीं करा, तीसरी बार जो मर्जी आए। ये बोल रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 अटेम्प्ट, तो हमारे पास फेवरेबल कितना है 2, तो 2 अपॉन में टोटल चांसेस कितने हैं 8। इसको कट करूंगा तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 1/4। आगे आपसे क्या पूछा है, टेल ऑन लास्ट टाइम, लास्ट अटेम्प्ट पे टेल आना चाहिए। ये रहा लास्ट अटेम्प्ट पे टेल, ये रहा लास्ट अटेम्प्ट पे टेल, यहां भी टेल, यहां भी टेल। तो लास्ट अटेम्प्ट पे टेल आने के लिए हमारे पास कितने फेवरेबल बने 4, तो 4 अपॉन में टोटल कितना है 8। तो हमारे पास टेल ऑन लास्ट टाइम टेल आने के लिए 4/8, रिजल्ट आ गया 1/2। फिर आगे आपको क्या बोल दिया, एटलीस्ट 1 हेड। तो समझते हो आप लोग एटलीस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, उतना या उससे ज्यादा। ये किसकी बात कर रहा है, एटलीस्ट 1 हेड, इट मींस 1 एंड मोर देन 1 की बात हो रही है कि 1 हेड तो होगा ही होगा। 1 इसमें भी 1 हेड, इसमें मोर देन 1, एटलीस्ट 1 में मोर देन वाले भी काउंट करेंगे। इस इवेंट में भी 1 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें मोर देन 1 हेड है। तो हम बात करेंगे कि एटलीस्ट 1 की मतलब ये सारे ही काउंट होंगे कि हेड 1 टाइम्स तो होगा ही होगा या इससे ज्यादा बार भी हो सकता है। तो एटलीस्ट 1 हेड की हमारे पास आ गई 7/8, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने थे 7, टोटल कितने हैं 8। फिर क्या बोल रहा है, एट मोस्ट 2 टेल। तो एट मोस्ट का मतलब समझो क्या होता है, 2 या 2 से लेस की बात कर रहा है कि 2 या 2 से कम होंगे। एट मोस्ट 2 टेल, या तो 2 टेल होंगे या 2 से कम होंगे। तो देखो ये वाला काउंट नहीं करेंगे हम, ये बोल रहा है 2 या 2 से कम लेने हम। एट मोस्ट की बात कर रहा है, इसमें 2 टेल है, इसमें 2 टेल है, ये लेस देन 2 है, इसमें ये भी काउंट करेंगे एट मोस्ट में 2 टेल, इसमें 1 टेल काउंट करेंगे, इसमें 1 टेल ये भी काउंट करेंगे और ये भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 7/8। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल आर सेम, सारे के सारे सेम होंगे, दो ही केस में बन रहे हैं, तीनों हेड होंगे या तीनों टेल होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना आ गया 2/8, या तो तीनों बार ऑल टाइम्स हेड हो या फिर ऑल टाइम टेल हो। तो हमारे पास ऑल आर सेम की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/4। अगर आपसे ये पूछ ले कि ऑल आर नॉट सेम, कि सभी इवेंट सेम नहीं है, देन प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सेम इसमें है और सेम इसमें है, ये दो कट कर दो, बाकी सभी में ऑल सेम नहीं है, तो बचे कितने पीछे 6, देन इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 6/8। 2 की टेबल से काटूंगा 3/4, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसमें भी वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोला था। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि अल्टरनेट की बात करें, अगर ऐसे बोल दे अल्टरनेट हेड और टेल, नोट कर लेना इसको, अपने माइंड में फिक्स कर लो कि अगर बोल दे कि अल्टरनेट हेड और टेल आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो हम यही देखेंगे, देखो इधर अल्टरनेट हेड की बात करें मतलब कि हेड के बाद हेड नहीं आना चाहिए, टेल के बाद टेल नहीं आना चाहिए, अल्टरनेट बदल बदल के आने चाहिए। यहाँ हेड के बाद हेड आ रहा है, ये अल्टरनेट नहीं है। यहाँ भी हेड के बाद हेड आ गया, अल्टरनेट नहीं है। हेड के बाद टेल और फिर हेड, ये अल्टरनेट का एग्जांपल है। एक तो हमारे पास ये हो गया अल्टरनेट, फिर हेड के बाद टेल और वापस हेड टेल आ गया, ये भी अल्टरनेट नहीं है। टेल के बाद हेड और फिर वापस हेड रिपीट हो गया, ये अल्टरनेट नहीं है, ये दोनों कट हो गए। लेकिन ये अल्टरनेट का एग्जांपल है, टेल हेड फिर टेल, तो ये भी अल्टरनेट का एग्जांपल है। 2 आउटकम बने, 2/4, रिजल्ट आ गया 1/2। ये हमने क्या निकाला अल्टरनेट का। जो मर्जी पूछ ले क्वेश्चन में, अगर आपको ये कह दे कि हेड ऑन सेकंड टाइम, दूसरी बार हेड आएगा, 2 ये रे और 2 ये रे, कितने हैं 4, 4/8। आपके पास अगर फेवरेबल आउटकम से जो मर्जी पूछ ले, कुछ एग्जांपल क्वेश्चन आप खुद बनाना और इसमें से करके देखना उसकी प्रोबेबिलिटी आप क्या निकालते हो। तो मैंने आपको कॉइन के बारे में जो मैक्सिमम पूछा जाता है वो सब बता दिया। ज्यादातर कॉइन में 3 टाइम्स का पूछा जाता है। एक और बता देता हूं मैं कि एक कॉइन को अगर 4 बार फेंकने का पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, सुनना ध्यान से। इफ ए कॉइन थ्रोन 4 times, then total outcomes
4 टाइम थ्रो करेंगे कॉइन को, टोटल आउटकम्स कितना आएगा, 1 टाइम में 2 आता है, 4 टाइम में 2 की पावर 4, 16 जो है हमारे पास टोटल आउटकम्स आएंगे। अब ये देखो, ये टोटल आउटकम्स बनाने बहुत इजी है, ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है कि टोटल 16 है, 16 का हाफ कितना होता है 8, 8 टाइम हेड लिख दो, लिख दिया मैंने, 8 हो गए, 8 टाइम टेल लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसका हाफ कर दो, 8 का हाफ कितना होता है 4, 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, फिर 4 टाइम हेड, फिर 4 टाइम टेल, फिर इसका हाफ कर दो, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, फिर 2 टाइम टेल, फिर 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल, फिर हाफ कर दो इसका 1, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड 1 टेल। ये हमने क्या बना लिए, टोटल आउटकम कितने बन गए, 16 बन गए। जिस मर्जी की प्रोबेबिलिटी पूछ ले आप निकाल दोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड एक ही बार आ रहा है 1/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आर सेम, ऑल आर सेम, या तो ये होंगे या ये होंगे, तो आंसर कितना आ गया 2/16, काट देना उसको, 1/8 आंसर आ गया। अगर अल्टरनेट की बात करें तो देखो इधर ये अल्टरनेट नहीं बन रहा, यहां भी अल्टरनेट नहीं बन रहा, हेड के बाद हेड आ गया, ये अल्टरनेट नहीं बन रहा, हेड के बाद टेल फिर हेड, लेकिन फिर आगे वापस हेड आ गया, अल्टरनेट नहीं बन रहा, ये रहा अल्टरनेट, HT अल्टरनेट है। सेम ऐसी और ये एक यहां बनेगा अल्टरनेट, TH अल्टरनेट। तो अल्टरनेट की प्रोबेबिलिटी पूछे 2/16, जिस मर्जी की प्रोबेबिलिटी पूछ ले आप निकाल दोगे, ये बात ध्यान रखना। ये ट्रिक आनी चाहिए आपको कि अगर एक इवेंट, एक कॉइन को 4 बार फेंकेंगे 2 की पावर 4 16 बनेंगे, उसका हाफ करके उतने टाइम 16 का हाफ करके 8 टाइम हेड 8 टाइम टेल, फिर हाफ कर दो 4 टाइम हेड 4 टाइम टेल, फिर हाफ कर दो 2 टाइम हेड 2 टाइम टेल, फिर हाफ कर दो 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। 1 का ऐड करके आधा थोड़ी लिखोगे हेड, तो वो नहीं करना, ये आ गया। 5 बार बोले तो 5 आ जाएगा, कितने बन जाएंगे 32, तो उसका वही हाफ कर करके आप टोटल आउटकम बना सकते हैं। जो मर्जी पूछ ले कॉइन पे, अब कॉइन आपको सारा आता है। अब हम पढ़ेंगे डाइस के बारे में। कॉइन को हमने 1 बार थ्रो कर लिया, कॉइन को हमने 2 बार थ्रो कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया। डाइस में मेनली 2 टाइम का ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी हम 3 टाइम्स तक करेंगे, तो फिर हम कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे। देखो अगर मैं बात करूं डाइस की, तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए डाइस के बारे में। इफ ए डाइस थ्रोन वंस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, डाइस को अगर मैं फेंकूंगा 1 बार तो या तो 1 आएगा या 2 या फिर 3 4 5 और 6, इनमें से कोई भी एक इवेंट आपके पास आ सकता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो डाइस में इवन नंबर का नॉलेज होना चाहिए आपको, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इवन नंबर पूछा है, इवन नंबर या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 3, टोटल आउटकम्स कितना है 6 डाइस के अंदर, तो रिजल्ट आ गया 1/2। अगर मैं इसको काट दूंगा 3 की टेबल से। अगर आपको ये कह दे ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इसमें ओड नंबर क्या है, या 1 आएगा या 3 आएगा या फिर क्या आएगा 5 आएगा। देन ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आएगी, वो भी 3 में कितनी आ गई 6, तो रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास 1/2। फिर आपसे बोला हुआ प्राइम नंबर, मैं डेफिनेशन बता चुका हूं, फिर रिपीट कर देता हूं। नेचुरल नंबर्स दोज आर डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जो 2 नंबर से डिविजिबल हो ओनली प्राइम नंबर है। 1 ओनली 1 एक ही नंबर से डिविजिबल होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। जो 2 डिजिट से डिविजिबल हो, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, बिकॉज 2 में 1 और 2 का डिवाइड होता है, 3 में 1 और 3 का डिवाइड होता है, 5 में 1 और 5 का डिवाइड होता है। ये 3 नंबर जो है वो 2 नंबर से डिविजिबल है, ये प्राइम नंबर है। तो हमारे पास फेवरेबल कितना हो गया 3, देन 3 में टोटल 6, रिजल्ट आ गया 1/2। ये हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट आपको क्या बोल दिया, मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल बनाने हैं। 3 का मल्टीपल क्या होगा, या तो 3 का मल्टीपल 3 होगा या फिर 3 का मल्टीपल होता है 6। एक डाइस में 3 के मल्टीपल 2 होते हैं, 3 और 6। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इज 2/6, रिजल्ट आ गया 1/3। फिर बोला है नंबर बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच नंबर कौन सा है,
2 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, इसके बीच बात कर रहा है, तो 3 और 5 नंबर जो है वो 2 और 6 के बिटवीन है। देन फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 3, तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम 3/6, रिजल्ट कितना आ गया 1/2। ये हमने क्या निकाला नंबर्स बिटवीन 2 एंड 6। ये हमने क्या किया था, एक डाइस को कितनी बार फेंका था, एक डाइस को एक बार थ्रो करने पे कुछ 4-5 पार्ट मैंने करवा दिए, जो मर्जी पूछ ले, 2 का मल्टीपल पूछ लेगा, 2 का मल्टीपल 2 और एक ये 3 है हमारे पास 2 के मल्टीपल, तो 3/6 आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले इवन प्राइम नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कहीं भी पूछा जा सकता है इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी इसके अंदर। तो देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 2 नंबर से डिविजिबल हो। तो देखो पहले मैं यहाँ प्राइम नंबर की बात करता हूं। प्राइम नंबर हमारे पास होंगे कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा, ये सब प्राइम नंबर है। Those number are divisible by only 2 numbers, वही प्राइम नंबर होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो दिस इज इवन, बाकी सारे के सारे नंबर ओड है। तो इवन नंबर, प्राइम नंबर में एक ही इवन नंबर होता है, वो है 2। जब कभी भी प्राइम नंबर की बात आए तो आएगा ओनली 2, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6, क्योंकि प्राइम नंबर एक ही होता है, चाहे कितने ही नंबर की बात करें हम, प्राइम नंबर होगा ओनली 2, तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/6, ध्यान रखना ये। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी निकल गई, प्राइम नंबर की, जो आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं एक डाइस को एक बार फेंकूं तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है वो आपके सामने हैं, नोट करने की जरूरत नहीं है, समझो फिर खुद क्वेश्चन करना आप लोग। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे अगर हम एक डाइस को 2 बार फेंके तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, उसकी बात करेंगे। थोड़ा इसको एडजस्ट करना छोटा करते हैं। अगर हम 2 बार फेंके किसी भी कॉइन को तो टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, हम उस पर बात करेंगे। देखो इफ ए डाइस, डाइस की बात करें, ए डाइस थ्रोन ट्वाइस, 2 टाइम्स, क्या बात करें हम 2 टाइम्स, अगर मैं किसी भी डाइस को फेंकूं देन टोटल आउटकम कितने आएंगे, फॉर्मूला बता चुका हूं, एक बार फेंकने पे 6 आते हैं, तो इसकी पावर लगा दो जितने टाइम आपने इसको थ्रो करना है, देन प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम्स इज 36। अगर मैं किसी भी डाइस को 2 बार फेंकता हूं तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 36 आएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर 1,1, फर्स्ट टाइम 1 आए, सेकेंड टाइम 2, या फिर 1,2, या फिर आएगा 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, या फिर फर्स्ट टाइम 2 आए 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, या फिर आपके पास आए 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6, या फिर आपके पास आए 4,1, 4,2, 4,3, 4,5, 4,6, या फिर 5,1। टोटल बना लो, टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगी अगर टोटल आपके सामने होंगे तो। 5,5 एंड 5,6, फिर आगे आपके पास 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 and 6,6, then total number of outcomes equal to 36। पूछा क्या है, if a dice thrown 3 times then find the probability of getting, sorry 2 times की बात करें, 2 टाइम्स की अगर बात करें, प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन ऑन फर्स्ट, पहले पर इवन नंबर आना चाहिए। अच्छा कुछ मिस हो गया क्या, 4,4 रह गया, तो यहां आपके पास आ जाएगा 4,4, 4,5, 4,6।
अगर बात करें हम किसकी, इवन नंबर की, कि फर्स्ट पे इवन नंबर आना चाहिए, तो फर्स्ट पे इवन नंबर इस पूरी लाइन में ही नहीं आ रहा। यहां फर्स्ट पे इवन नंबर है, ये पूरी लाइन ही काउंट हो जाएगी। यहाँ फर्स्ट पे ओड है, यहाँ फर्स्ट पे इवन है, पूरी लाइन ही काउंट हो जाएगी। यहाँ फर्स्ट नंबर पे ओड है, यहाँ फर्स्ट पे इवन है, पूरी लाइन ही काउंट हो जाएगी। 6 + 6 18 हो गए। तो फर्स्ट पे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी आ गई 18/36, 1/2 आंसर आ गया। उसके बाद डबलेट की बात, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है डबलेट वाला। डबलेट का मतलब पूरे जोड़े बनने चाहिए, पेयर बनने चाहिए डबलेट के अंदर, दोनों डिजिट सेम होने चाहिए। ये देखो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, ये डबलेट होते हैं। तो अगर मैं एक डाइस को 2 बार फेंकूंगा, देन टोटल नंबर ऑफ डबलेट जो है वो हमारे पास कितने होंगे, 6, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36। देन इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 6/36, आंसर आ गया 1/6। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे बोथ आर इवन, दोनों के दोनों इवन होने चाहिए। अगर मैं बोथ इवन की बात करूं, ये बोथ इवन, यहां भी बोथ आर इवन, इसमें भी बोथ आर इवन, 4 और 2 बोथ आर इवन, मतलब दोनों नंबर इवन होने चाहिए। बोथ आर इवन एंड बोथ आर इवन, दोनों के दोनों इवन हो। तो ऐसे केस कितने बने हमारे पास, 3, 3 एंड 3, 9/36, 9/36, आंसर आ गया 1/4। ये हमारे पास किसकी आ गई प्रोबेबिलिटी, बोथ आर इवन की आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या, बोथ आर ओड, सेम ऐसे ही आप खुद निकालेंगे, ये खुद करेंगे आप। आगे बोल दिया बोथ आर प्राइम, तो प्राइम नंबर का आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं डाइस के अंदर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3 एंड 5, ये 3 होते हैं। तो दोनों पे जो ये 3 है वो काउंट करना है। तो 1 वाली लाइन पूरी कट हो जाएगी, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। ये बोल रहा है बोथ आर प्राइम की बात कर रहा है कि दोनों प्राइम हो। तो दोनों प्राइम हमारे पास कहां आ रहे हैं, एक तो ये रहा दोनों प्राइम, यानी कि दोनों प्राइम में एक तो आपके पास ये 2, 2 बोथ आर प्राइम, 2, 3 बोथ आर प्राइम, 2, 5 बोथ आर प्राइम, 3, 2 बोथ आर प्राइम, 3, 3 ये दोनों प्राइम है, 3, 5 बोथ आर प्राइम, 4 प्राइम नहीं है। तो हमारे पास उसके बाद क्या आएगा, 5, 2 बोथ आर प्राइम, 5, 3 बोथ आर प्राइम, 5, 5 बोथ आर प्राइम। 6 वाली लाइन में 6 प्राइम होता ही नहीं, कंपोजिट होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि बोथ आर प्राइम का भी आंसर कितना आया, 9/36, इसका आंसर आ गया 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट पूछा डिफरेंस इज इवन, कि दोनों नंबर को माइनस करूं तो इवन नंबर आना चाहिए डिफरेंस। तो देखो इधर इसका डिफरेंस इवन ही है, 1 - 1 0 होता है, 1 और 1 का डिफरेंस इवन। आपको ये नहीं करना कि पहले में से बाद वाले को करना है, बाद वाले में से पहले, डिफरेंस देखना है बस, बड़े में से छोटा माइनस करो। यहाँ डिफरेंस 2 और 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस है, 1 का ओड है ये देखो इवन है। 3 और 1 में 2 का डिफरेंस होता है, ये भी ओड आएगा डिफरेंस, ये इवन है। 5 और 1 में कितने का डिफरेंस होता है, कितने का होता है, 4 का, जो कि इवन है। आगे इसका डिफरेंस ओड होता है, 3 इसमें बनेंगे, 3 सभी में 3 3 बनेंगे। तो रिजल्ट कितना आएगा इसका, 18/36, आप खुद काउंट करना, रिजल्ट कितना आएगा, 1/2 आएगा। फिर आगे क्या बोल दिया, प्रोडक्ट इज 12, मल्टीप्लाई कर करके देखना कि किसका प्रोडक्ट 12 आता है। हम इनका मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे किसका 12 आता है। एक का 1 से मल्टीप्लाई 1, एक का 2 से मल्टीप्लाई 2। इस रो में मैक्सिमम नंबर ये है 1,6, जिसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन हमें कितना लेके आना है, 12 लेके आना प्रोडक्ट। तो इस लाइन में प्रोडक्ट 12 ओनली इसका आ रहा है। 2,6 मल्टीप्लाई करने पे 12 होता है, 3,4 मल्टीप्लाई करने पे 12 होता है, 4,3 मल्टीप्लाई करने पे 12 होता है। 6,2 मल्टीप्लाई करने पे 12 होता है। तो 1, 2, 3 एंड 4 हमारे पास टोटल कितने आ गए, 4, 4/36, आंसर कितना आ गया, अगर मैं इसको कट करूंगा देन 1/9 आंसर आ गया इसका। आगे बोल रहा है सम इज 3, प्लस कर करके देखना हमने, तो मैक्सिमम सम कितना आ रहा है, 6,6 कितना आ रहा है, 12, मैक्सिमम सम में 12 आ रहा है, तो 13 सम आ ही नहीं सकता। तो 13 सम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी 0/36, आंसर आ गया 0। फिर क्या बोला हुआ है, सम इज 1 डिजिट प्राइम नंबर, सम क्या आना चाहिए, 1 डिजिट, दोनों को प्लस करूंगा ना तो 1 डिजिट प्राइम नंबर आना चाहिए। 1 में 1 को जोड़ूंगा 2 आएगा, 1 में 3 को प्लस करूंगा 3,
एक में 4 को प्लस करूंगा 4, इसमें इसको प्लस करूंगा 5, इसमें इसको प्लस करूंगा 6, इसमें इसको प्लस करूंगा 7, इसमें इसको प्लस करूंगा 3, इसमें इसको प्लस करूंगा 4, इसमें इसको प्लस करूंगा 5, इसमें इसको प्लस करूंगा 6, यहां दोनों को प्लस करूंगा 7, यहां दोनों को प्लस करूंगा 8, फिर अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा 3, इधर प्लस करने पे 5 आएगा, इधर प्लस करने पे 6 आएगा, यहां प्लस करने पे 7 आएगा, यहां प्लस करने पे 8 आएगा, यहां प्लस करने पे 9 आएगा, यहां प्लस करने पे क्या आएगा 4, यहां प्लस करने पे कितना आएगा 6, इन दोनों का प्लस होगा 7, इनका प्लस होगा 8, इनका प्लस 9, इनका 10, ये काउंट ही नहीं करना। 10 तो 2 डिजिट नंबर होता है, हम तो 1 डिजिट की बात कर रहा है। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा 6 आएगा, इन दोनों को प्लस करने पे 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा, आगे वाले काउंट ही नहीं करने। इन सभी का सम जो है वो 2 डिजिट आएगा, इसका सम 9 होगा, इसका सम 8 होगा, इसका सम 7 होगा, ये 1 डिजिट वाले आ गए। अब ये कहा इनमें प्राइम नंबर कौन कौन से है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। इस रो में कितने बन गए 4, 5, 6, 7, ये प्राइम नंबर है। 8, 9, 10, 11, फिर क्या आ गया 12, 13, 14, सॉरी 9 को काउंट तो करना ही नहीं, मैं कर रहा हूं, 9 तो कंपोजिट नंबर है। तो हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, उसके बाद हमारे पास 11, ये काउंट कर लेना आप लोग। यानी कि सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, जिनका सम करने पर प्लस करने पर प्राइम नंबर आना चाहिए, वो भी 1 डिजिट प्राइम नंबर, यानी कि आपको 10 से कम वाले प्राइम नंबर काउंट करने हैं। तो ये हमने क्या किया, इसको भी कर लिया। ये हमने किसके बारे में पढ़ा था, अगर आपको ये बोल दे एक डाइस को अगर आपने 2 बार थ्रो करना है तो टोटल आउटकम्स ये आएंगे, तो कुछ भी पूछ सकता है इसमें। जितने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन है मैंने मल्टीप्लाई का, प्लस का, डिफरेंस का, हर टाइप का क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। आप लोग और अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाना और देन उसको सोल्व करना। आगे देखो, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको क्या बोला हुआ है, इफ ए डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है इन क्वेश्चन के आने की, फिर भी आपको ध्यान रखना है। इफ ए डाइस थ्रोन 3 टाइम्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अगर हम एक डाइस को 3 बार फेंके टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, ये बात ध्यान रखो। इफ ए डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, तो आपसे क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाएंगे कि जिसके टोटल आउटकम आप इजीली बना सकते हो। तो देखो, एक टाइम फेंकने पे 1 आता है, 3 टाइम्स पे 6, एक बार में 6 आएगा, 6 की पावर 3 कितना आ गया 206, टोटल आउटकम है। नहीं बनाएंगे हम, पागल नहीं है। ये टोटल आउटकम बनाने बहुत ही मुश्किल है, 216, 3.25 घंटे में या 1.5 घंटे में यही होएगा काम, ठीक है ना। आगे इसने क्या बोल दिया, जैसे क्वेश्चन पूछा हम उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। हमें ये पता लग गया कि टोटल आउटकम हमारा 16 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑल आर सेम, सारे सेम 2 ही केस में हो सकते हैं, 1, 1, 1। एक तो ये केस बन सकता है कि तीनों बार 1 आए, कितने बन सकते हैं वो सारे लिख देता हूं, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6। जब आप टोटल बनाओगे ना तो हमारे पास जो ऑल आर सेम है वो ऐसे ही केस बनेंगे, सारे सेम वाले तो ये बनेंगे, इससे ज्यादा बनेंगे नहीं, ठीक है ना। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने होंगे 6, देन प्रोबेबिलिटी आ गई 6/216, आंसर आ गया 1/36। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑल आर सेम प्रोबेबिलिटी आ गई 1/36। फिर क्या पूछा हुआ, ऑल आर प्राइम नंबर, सभी के सभी प्राइम नंबर होने चाहिए। ये तो बहुत बनेंगे, आप लोग बना के देखना। सभी के सभी प्राइम नंबर कैसे बनाएंगे, देखो 1 वाली पूरी लाइन ही कट होगी, कैसे बनाएंगे सुनो इसको ध्यान से। 1 वाली लाइन कट होगी, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 वाली लाइन में देखो 2 तो फिक्स हो गया यहाँ पे, अब 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद 1 कभी भी नहीं आएगा, प्राइम नंबर नहीं है। ये कह रहा सारे प्राइम नंबर होंगे, तो 2 के बाद 2 और साथ में 2 ये आ सकता है, या फिर 2 प्राइम है, 2 प्राइम है, उसके बाद 3 आ गया, ये भी प्राइम है। ओला प्राइम की बात करें, मैंने 2 फिक्स किया, 2 फिक्स किया, 5 हो गया, ये 3 केस बन गए। या फिर हमारे पास क्या बन सकता है 2, 3 और 2, कि यहां वाला चेंज कर दिया मैंने सेकंड वाला, फिर आएगा 2, 3 एंड 5, फिर आपके पास आएगा बस सारे 2, 3 और 3 रह गया, 3 इसके आगे,
तो ये हमारे पास फिर आ गया आपके पास 2 5 एंड 2, फिर क्या आएगा 2 5 एंड 3, फिर क्या आएगा 2 5 एंड 5। तो जब मैंने 2 की बात की, 2 प्राइम नंबर था, जब मैंने 2 से बनाया टोटल कितने बने थे? देखो 1 2 के बनाने, सारे नहीं बनाने, समझ आओगे आप। 2 से बनाए हमारे पास कितने बने थे 9। उसके बाद 3 भी प्राइम ही है, 3 से बनाऊंगा तो सेम, 3 के बाद 2 आएगा, 1 तो आ नहीं सकता, प्राइम नहीं है, 3 2 2 आ सकता है, फिर 3 2 3 आ सकता है, 3 2 5 आ सकता है, या फिर 3 3 2 आ सकता है, 3 3 3 आ सकता है, या फिर 3 3 और 5 आएगा, या फिर क्या आएगा 3 5 और 2, 3 5 और 3 एंड 3 5 एंड 5, ये प्राइम नंबर है। ये 3 वाले मैंने बनाए, 9 बने, 9 ही 3 के बने हैं, 9 ही 2 के बने हैं, तो पीछे बचा प्राइम नंबर 5, तो 5 के भी 9 बनेंगे, तो 9 9 18 और 9 27 27 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 27 अपॉन में 216, कट कर देना, रिजल्ट आ गया। ऐसे करना था। उसके बाद ऑल आर इवन प्राइम, सारे के सारे इवन प्राइम। दुनिया में इवन प्राइम एक ही होता है, तीनों के तीनों इवन प्राइम, मतलब 2 2 2, बस। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/36। इवन प्राइम नंबर इज ओनली 2, तो ऑल आर इवन प्राइम है, देन हमारे पास एक ही इवेंट होगा, तो 1/36। फिर क्या बोला हुआ है, फर्स्ट 2 डिजिट 1 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है कि फर्स्ट 2 डिजिट है वो 1 और 6 होगी, तो ये क्या बोल रहा है, सॉरी 216 आएगा इधर, 1/216, क्योंकि टोटल आउटकम्स हमारे पास कितना है 216 है, ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे क्या बोल रहा है ये कि फर्स्ट 2 डिजिट जो हमारे पास 1 और 6 होगा, तो फर्स्ट डिजिट कितनी होगी 1, सेकंड डिजिट क्या होगी 6, तो चेंज कौन सी होगी थर्ड पे 1 भी आ सकता है, फर्स्ट पे 1, सेकंड पे 6, फिर 2 भी आ सकता है, 1,6 3 भी आ सकता है, 1,6 4 भी आ सकता है, 1,6 5 भी आ सकता है, 1,6 6 भी आ सकता है। देन फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 6, देन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 6 अपॉन में टोटल आउटकम 216 है, अगर मैं इसको कट कर दूं 6 की टेबल से, देन रिजल्ट कितना आएगा 1/36 आएगा। तो हम इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं। लास्ट पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑल आर डिफरेंट, तो हमने क्या क्या कर लिया, कोइन पे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे सारे कर लिए, और डाइस पे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे कर लिए। तो कोइन और डाइस जो है वो आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ कार्ड पे, फेस कार्ड पे, यानी कि कार्ड पे बात करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है फटाफट बता देंगे। देखो इधर अगर मैं ये बात करूंगा फेस कार्ड की, पहले मैं टोटल फेस कार्ड यहां बना लेता हूं, उसके बाद विद इन 2 मिनट आप इसका आंसर दे दोगे। देखो अगर मैं टोटल फेस कार्ड बनाऊं तो कार्ड में क्या क्या होता है, एक तो हमारे पास कार्ड में क्या होता है हार्ट होता है, इसका कलर कैसा होता है, हार्ट का कलर कैसा होता है रेड। एक हमारे पास क्या होता है क्लब होता है, क्लब का कलर कैसा होता है ब्लैक। एक हमारे पास होगा डायमंड, डायमंड का कलर कैसा होता है रेड। और आपके पास क्या होता है स्पेड, एंड स्पेड का कलर कैसा होगा ब्लैक। ये आ गया हमारे पास। तो देखो सुनो बात ध्यान से, हार्ट की बात करूं अगर मैं, अगर हम हार्ट की बात करें इसमें एस भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे क्यू के, जे को बोलते हैं जैक, क्वी को बोलते हैं क्यू को क्वीन, और के से आ जाएगा आपके पास किंग। सेम कार्ड इसमें होंगे, एस होगा, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे क्यू एंड के। सेम कार्ड इसमें होंगे, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे क्यू और क्या आ जाएगा के। सेम कार्ड इसमें होंगे, एस, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे क्यू एंड के आ गया हमारे पास के। ये हमारे पास क्या हो गए
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, जितने बन सकते थे हमने बना दिए। टोटल कितने हैं? 52। यही बोला है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड ऑफ 52 कार्ड्स, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। अब देखो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन से होते हैं? जिसपे फेस बना होता है। डिजाइन वाले काउंट नहीं करने, डिजाइन तो इसपे भी बना होता है। जिसपे फोटो बनी होती है फेस, इन तीनों पे बनी होती है फेस। इस पे फेस बना होता है, इस पे फेस बना होता है, इस पे फेस बना होता है। जब फेस कार्ड की बात आएगी तो 3 3 6 3 9 और 3 12, कितने हो गए? 12। तो फेस कार्ड कितने हो गए? 12। तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ गई 12 अपॉन में टोटल कितने हैं? 52। ठीक है ना? कट कर देना इसको, आंसर निकल आएगा। तो 2 अपॉन में ये किससे कट करेंगे? 6 अपॉन में 4 से कट कर सकते हो आप। तो 3 अपॉन में कितना आ गया? 13। ये आ गई फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। रेड कलर का फेस कार्ड देखो, रेड वाली लाइन एक तो ये है, तो रेड कलर के फेस कार्ड या तो ये होंगे, या फिर रेड वाली लाइन ये है, या रेड कलर के फेस कार्ड ये होंगे। तो रेड कलर के फेस कार्ड कितने हो गए आपके पास? 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 6 अपॉन में 52। इसको ही अगर हम 2 की टेबल से काटेंगे तो 3 अपॉन में 26 आएगा। फिर क्या पूछा है? फेस कार्ड ऑफ डायमंड। फेस कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड की बात कर रहा हूं। डायमंड में फेस कार्ड कितने हैं? 3। तो डायमंड के फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 3 अपॉन में 52। ये कटेगा नहीं। उसके बाद आगे किंग ऑफ स्पेड। स्पेड में किंग कितने हैं? देखो किंग ऑफ, ये स्पेड हमारे पास, देन स्पेड में किंग कितने हैं? एक ही है हमारे पास। देन किंग ऑफ स्पेड हमारे पास कितने आएंगे? 1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी आ गई 52। फेवरेबल आउटकम्स 1 है, टोटल कितना है? 52। क्वीन ऑफ हार्ट। हार्ट में क्वीन कितनी है? ये रहा हार्ट, और इसमें क्वीन कितनी है? ओनली 1। तो यहां हमारे पास आंसर आएगा 1 अपॉन में 52। फेस ऑफ रेड कलर, सेम चीज रिपीट हो चुकी है, ये आ चुका है पहले, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे स्पेड, हम किसकी बात करेंगे? स्पेड। तो स्पेड, कोई भी एक स्पेड सेलेक्ट कर सकते हैं। बोलेगा ऐसे ही ए स्पेड, तो वो एक स्पेड कोई भी हो सकता है इनमें से। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 13 है। तो हमारे पास स्पेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 13 अपॉन में 52, 1/4 आ गई। फिर क्या बोला हुआ है? ए ब्लैक कार्ड। देन ब्लैक कार्ड कितने हैं? इन 13 ये हो गए, 13 ये हो गए, इन 26 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी आ गई 26 अपॉन में 52। कट करूंगा तो रिजल्ट 1/2। नेक्स्ट बोल दिया ए कार्ड, कोई भी एक कार्ड ले सकते हैं। वो एक कार्ड कोई भी हो सकता है, मतलब इन सभी में से कोई भी एक कार्ड। प्रॉपरली बात नहीं कर रहा, फेवरेबल भी 52 है, टोटल भी 52 है, 100% प्रोबेबिलिटी आएगी कोई भी एक कार्ड को सिलेक्ट करने की। फिर बोल दिया एस ऑफ रेड कलर। रेड कलर में एस कितने हैं? ये रहा रेड कलर में एस, और एक ये रहा रेड कलर में एस। तो एस ऑफ रेड कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 2 अपॉन में 52। रिजल्ट कितना आ गया? 1 अपॉन 26। फिर बोल दिया मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल। ये पूरे आगे 3 के मल्टीपल है, ये पूरी लाइन आ गई 3 के मल्टीपल है, और ये 8 9 वाले भी सारे क्या है? 3 के मल्टीपल है। तो 4 4 एंड 4 कितने हो गए? 12। तो 3 के मल्टीपल हो गए 12 अपॉन में 52, 3 अपॉन में 26। ये हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? मल्टीपल ऑफ 12 की। जो मर्जी पूछ ले आपसे अब इसके अंदर कि 52 कार्ड में से सारे के सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। तो ये हमारा कार्ड जो है वो कंप्लीट हो गया। कार्ड पे मैक्सिमम इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कार्ड के क्लियर हो गए। आगे हम किसकी बात करेंगे? देखो आगे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर में जब किसी की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तब हम कैसे करेंगे, ये 2 क्वेश्चन की बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन लीप ईयर की। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉन लीप ईयर। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन लीप ईयर की। तो देखो इधर, नॉन लीप ईयर ऐसा ईयर होता है जिसमें फेब जो होता है वो 28 डेज का होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज जो होते हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ डेज जो है नॉन लीप ईयर में 365 होंगे। कितने होंगे? 365।
नॉन लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो 365 होंगे। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि इन 52 वीक नंबर ऑफ डेज, 52 वीक में कितने डेज हो गए? 52 मल्टीप्लाई 7, 364। इसका मतलब ये हुआ कि इन नॉन लीप ईयर 52 वीक इज एग्जिस्ट, इट मींस 52 टाइम संडे, 52 टाइम मंडे और 52 टाइम ट्यूसडे, सारे के सारे जो है वो 52 टाइम तो आएंगे ही आएंगे नॉन लीप ईयर में। पीछे दिन कितने बचे उसकी बात करेंगे, सारा खेल उसी का ही है। रिमेनिंग डेज कितने बचे? 365 माइनस 364, 1 डे। पीछे एक दिन बचा, इस एक दिन क्या हो सकता है जो पीछे बचा है? इसके लिए आउटकम कितने हैं वो मैं यहां लिख देता हूं। आउटकम्स फॉर दैट डे, इस दिन के लिए आउटकम क्या है कि इस दिन संडे भी हो सकता है, इस दिन मंडे भी हो सकता है, इस दिन ट्यूसडे भी हो सकता है, इस दिन वेडनेसडे भी हो सकता है, इस दिन थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे भी हो सकता है। टोटल पॉसिबिलिटी फॉर दैट डे इज 6। फिर रिपीट करता हूं मैं, अगर हम बात करेंगे नॉन लीप ईयर की, तो नॉन लीप ईयर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज 365 होते हैं, जिसमें से 52 वीक होंगे ही होंगे, यानी कि 364 डेज 52 वीक में हो जाते हैं। तो रिमेनिंग एक दिन बचा, इस एक दिन क्या होगा उसकी बात करेंगे हम। देखो इधर, अगर मैं ये कह दूं कि एक साल में 52 संडे होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, तो वो बिल्कुल ही गलत है। क्यों है गलत? देखो इधर कि एक साल में हमें पता है कि 52 संडे होंगे ही होंगे, लेकिन 52 ही होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा लास्ट वाला दिन, कि अगर लास्ट वाले दिन अगर मान लो संडे आ गया तो 52 संडे नहीं होंगे इन नॉन लीप ईयर, 53 संडे एग्जिस्ट करेंगे। अगर लास्ट वाले दिन संडे नहीं आया तो साल में 52 संडे होंगे, मतलब कि 52 संडे की प्रोबेबिलिटी 100% नहीं आएगी। वो कौन डिसाइड करेगा? वो ये वाला दिन डिसाइड करेगा कि लास्ट वाले दिन क्या है। अब देखो, अगर आपको ये कह दे, देखो 52 संडे होने ही होने हैं, अगर आपको ये कह दे कि एक नॉन लीप ईयर में बोल दे कि 53 संडे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 53 संडे कब पॉसिबल होगा? जब लास्ट वाले दिन भी क्या हो? संडे। तो 52 संडे होने ही होने हैं, तो 53 नंबर संडे कब होगा? जब इस दिन भी संडे हो जाए तो 53 संडे होंगे। तो इस दिन संडे के लिए हम क्या बात करेंगे वो देखो इधर, इस दिन हमारे पास क्या क्या हो सकता है? इन 7 में से कोई भी एक हो सकता है। टोटल आउटकम कितने हैं? 7 होंगे, सॉरी मैंने 6 लिख दिया, यानी कि इन 7 डेज में से कोई भी एक डे हो सकता है। तो मान लो वो जो लास्ट डे है वो हमारे पास क्या होता है, मान लो कि संडे, तो अगर लास्ट दिन संडे हो जाता है तो इन 7 में से संडे तो एक ही होता है, तो हमारे पास 1/7 फेवरेबल 1, टोटल कितना है? 7। तो हमारे पास 53 संडे की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/7, कि अगर लास्ट वाले दिन संडे आए ऐसा एक ही चांसेस है। टोटल चांस कितने हैं? 7, कि 7 वीक में 7 डेज में से कोई भी एक डे हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/7। तो 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/7 आ गई। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि नोट 53 संडे, मैं आपको बता चुका हूं कि 53 संडे नहीं होंगे, ये भी कौन डिसाइड करेगा? ये लास्ट वाला दिन डिसाइड करेगा। कि अगर साल में 53 संडे नहीं होंगे, इसका मतलब लास्ट वाले दिन 53 संडे नहीं है, पूरे साल में 52 संडे तो होंगे ही होंगे। अगर लास्ट वाले दिन संडे नहीं हुआ तो संडे कितने रह गए? 52 ही रह जाएंगे। तो 53 संडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर लास्ट वाले दिन संडे नहीं हुआ, मान लो इनमें ये नहीं हुआ, इनमें से कोई एक दिन हो गया, तो 53 संडे नहीं होगा, इसका मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो 53 संडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 6/7, कि इनमें से कोई भी एक डे हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 6/7। बट क्वेश्चन एक और तरीके से पूछ सकता है, अगर आपको पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 52 संडे, इसका भी आंसर यही है। अगर ये बोल दे इन नॉन लीप ईयर नॉट 52 संडे, कि 52 संडे, सॉरी नॉट 53, ये तो पूछ ही लिया, नोट की तो बात आएगी, इसको साफ कर दो। अगर बोल दे
कि ओनली 52 संडे, अगर आपको ये बोल दे कि 52 संडे ही होंगे, तो इसका मतलब 52 संडे तभी पॉसिबल है जब लास्ट दिन संडे नहीं होगा। इसका मतलब नॉट 53 संडे। तो नॉट 53 संडे और ओनली 52 संडे का एक ही मतलब है। अगर आपको ये कह दे इन नॉन लीप ईयर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली 52 संडे, इट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट दिन संडे नहीं होगा, तो इसका मतलब होगा कि 53 संडे नहीं होंगे। तो 53 संडे नहीं होंगे मतलब 52 ही होंगे, 52 संडे ही होंगे इसका मतलब 53 नहीं होंगे। एक ही तो बात है, दोनों की मतलब सेम है। तो सिंपल बात ध्यान रखना कि 53 संडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1/7 और 52 संडे की निकालनी है, यानी कि 53 संडे नहीं होने की जब प्रोबेबिलिटी निकालनी है नोट की, ये तभी पॉसिबल है जब लास्ट वाले दिन संडे ना हो। इसका मतलब 53 संडे नहीं होंगे और लास्ट वाले दिन संडे नहीं होगा, इट मींस चांसेस ये है इनमें से कोई भी एक डे हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 6/7 आएगी। अब हमने बात की थी किसकी? नॉन लीप ईयर की। सेम हम बात किस में करेंगे? सेम बात हम करेंगे लीप ईयर में। अगर हम बात करेंगे लीप ईयर की तो मैं यहां क्या लिखूंगा? इन लीप ईयर। बात किसकी कर रहे हैं? लीप ईयर की। इन लीप ईयर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ डेज 366। लीप ईयर में फेब भी कितने का होता है? 29 डेज का होता है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 366। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? इन 52 वीक नंबर ऑफ डेज, मतलब कि 52 वीक्स में हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? 52 × 7 364। मैं कन्वर्ट कर रहा हूं इसके आसपास की कोई डिजिट लेके आ रहा हूं, तो 52 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास पहुंच जाएगा मतलब। तो रिमेनिंग डेज कितने बचे आपके पास? रिमेनिंग डेज बचे 366 - 364, 2 डेज जो है वो आपके पास रिमेनिंग बचे हैं। देन रिमेनिंग डेज कितने हैं हमारे पास? 2 डेज रिमेनिंग है। अब हम क्या करेंगे? इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब ये जो 2 दिन बचे हैं उसके लिए पॉसिबिलिटी कितनी है देखो, यानी कि पीछे बचे 2 दिन, पहला दिन और ये दूसरा दिन, इन दोनों दिन की बात कर रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा? देखो अगर पहले पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पहले दिन संडे है तो दूसरे दिन ट्यूसडे तो आएगा नहीं, संडे के बाद क्या आता है? मंडे। अगर ये लास्ट वाले 2 दिन में से अगर पहले दिन संडे आ जाता है तो नेक्स्ट डे क्या आएगा? मंडे। अगर फर्स्ट डे मंडे आ जाए तो नेक्स्ट डे क्या आएगा? ट्यूसडे। अगर फर्स्ट डे ट्यूसडे आए तो सेकंड डे पे हमारे पास क्या आएगा? ट्यूसडे के नेक्स्ट दिन क्या आएगा? वेडनेसडे। अगर फर्स्ट डे पे वेडनेसडे आए फिर आपके पास आएगा थर्सडे। अगर पहले थर्सडे आए फिर हमारे पास क्या आएगा? फ्राइडे। और फर्स्ट डे पे अगर फ्राइडे आए तो नेक्स्ट डे क्या आएगा? अगर फर्स्ट डे पे फ्राइडे आए तो नेक्स्ट डे आएगा सैटरडे। और फर्स्ट पे अगर सैटरडे आए तो नेक्स्ट क्या आएगा? संडे। फर्स्ट पे संडे पहले आ चुका है। तो टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आउटकम तो 7 ही इसके बनेंगे। लेकिन अगर आपको ये बोल दे कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 संडे की, पहले हम 53 संडे की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो देखो 52 संडे होने ही होने हैं। अब ये लास्ट वाले 2 दिन डिसाइड करेंगे कि 53 संडे होते हैं या नहीं होते। अगर लास्ट वाले दिन संडे आ जाए इसका मतलब संडे कितने होंगे? 53। तो 53 संडे यहां भी हो सकते हैं और 53 संडे यहां भी हो सकते हैं। 2 पॉसिबिलिटी है, यानी कि इन दोनों दिन में सेकंड लास्ट डे भी संडे हो सकता है और यहां भी इसमें भी सैटरडे के बाद संडे ऐसे भी आ सकता है। तो हमारे पास चांसेस कितने होंगे? इसके 2 हो गए। तो हमारे पास चांसेस हो गए 2, टोटल चांसेस कितने हैं? 7। 2/7 प्रोबेबिलिटी आएगी इन लीप ईयर। अगर आपको ये कह दे 52 संडे और नॉट 53 संडे, 52 संडे बोल दे या बोल दे कि नॉट 53 संडे, तो मतलब सेम ही होएगा। तो 52 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी देखो, यानी कि अगर लास्ट वाले दिन संडे नहीं आता तो ईयर के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ संडे कितने रहेंगे? 52 ही रहेंगे। तो 52 संडे का मतलब लास्ट वाले दिन या तो ये आए केस बने, या लास्ट 2 दिन में ये केस बने, या लास्ट 2 दिन में ये केस बने, या फिर ये दोनों केस बने। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ केस कितने बन गए? 5। फेवरेबल आउटकम कितना आ गया? 5। टोटल आउटकम कितना है? 7। तो हमारे पास नॉट 53 संडे और
52 संडे की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई 5/7। ये हमने क्या कर लिया, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। बेसिक कंप्लीट हो गया। आगे हम क्वेश्चन का सेशन लगाएंगे जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। बेसिक मैं बता चुका हूं, अब साथ साथ में क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। फटाक से अब टाइम नहीं लगेगा अपने को, चाय चुई पी लो, पानी पी लो, मैं भी पी लेता हूं, आगे करते हैं फिर। हाँ तो हम इसका बेसिक कर चुके हैं, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है देखो हमारे पास, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी, अगर कोई इवेंट होगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। बस खत्म बात। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के ग्रेटर रहती है। तो ये 0 से 1 के ग्रेटर है मतलब प्रोबेबिलिटी है, ये 0 से 1 के ग्रेटर है मतलब प्रोबेबिलिटी है। इसकी वैल्यू आएगी 0.66। 19% का मतलब 19/100 0.19। तो ये तीनों के तीनों जो है वो इसके बीच लाइज करते हैं। तो आंसर कौन सा नहीं है, माइनस का 1.5। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेस कभी भी नहीं आती एंड 1 से ग्रेटर कभी भी नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है देखो इधर, एन इवेंट एसोसिएटेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ए कंपाउंड इवेंट if it is obtained by combining two or more elementary event associated to the random experiment। बात किसकी हो रही है, कंपाउंड इवेंट की बात हो रही है। ये कह रहा कि किसी इवेंट को कंपाउंड इवेंट कब बोलेंगे, जब 2 या 2 से ज्यादा इवेंट को एक साथ जोड़ देंगे तो वो कंपाउंड इवेंट होंगे। तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां आपको क्वेश्चन क्या बोला हुआ है देखो, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ग्रेटर देन 1। हमारे पास जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम हम कर चुके हैं कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उन सभी की प्रोबेबिलिटी का जो सम जो है हमारे पास, एन इवेंट है मान लो, तो पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। बट ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 1 होता है। बिल्कुल ही झूठ बोल रहा है, फॉल्स है ये। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला क्या हुआ है, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोज टू। देखो ये कह रहा है अगर कोई इवेंट नहीं हो रहा या नहीं होना चाह रहा है, ऐसे बोल रहा है ये, यानी कि जो इवेंट के होने के चांसेस कम है, अगर कोई इवेंट नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। बट ये क्या बोल रहा है, अनलाइकली टू हैपन, यानी कि ना होने के बिल्कुल पास हो जो, तो 0 के पास वाला इसका आंसर होएगा। तो 0 के ज्यादा पास कौन सा है, ये है, तो ये हमारे पास आंसर होएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो मैंने आपको बेसिक सारा बता दिया, 4-5 मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे। आगे के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये पूरा अच्छे से समझना है, पूरी प्रोबेबिलिटी अच्छे समझनी है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूले और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये फ्री क्लासेस दी जा रही है तो ऐसे बच्चों का भी भला हो सके जिन बच्चों को इसकी जरूरत है। तो अगर आप लोग नहीं भी देख रहे तो आगे शेयर जरूर करें और आप लोग भी जरूर देखें। ठीक है, तो हम बात करेंगे आगे, बाकी की टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।